सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस की कंप्लीट थ्योरी। तो गाइस, अब कंप्लीट थ्योरी क्या मतलब कि इसमें जितना भी सी प्लस प्लस में जो भी चीज है सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी, और ये आपको इंटरव्यू में और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको पूरा जो है आइडिया लग जाएगा किसका, सी प्लस प्लस की थ्योरी का, मतलब कि उसमें है क्या, सी प्लस प्लस क्या है, कहाँ से आई है, क्या क्या है, और कब ये इन्वेंट हुई थी, क्या क्या हुआ था, मतलब सारा कुछ आपको इसमें डिटेल में समझ में आने वाला है। ठीक है गाइज। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। पहले आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी काम करें वो हम क्या कर पाए, इजी वे में कर पाए, और किस क्या कर पाए, फास्ट कर पाए। अब देखो, आपको जैसे ऐड करना है 2+2+3 प्लस, ऐसे आप मल्टीपल नंबर ऐसी ऐड करेंगे, कुछ भी आपको ऐड करना है, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 × 10 × 3 इंटू, आपको मतलब एक ऑर्डर में किसी पैटर्न में आपको ऐड करना है, तो इसमें आप ऐसे ऐड करेंगे तो आप वर्बली करेंगे, तो आपसे क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। और जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, कोड ब्लॉक्स होता है और हमारे विजुअल स्टूडियो, ये सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। इनकी हेल्प से लेकर के आप यूज करके आप प्रोग्राम बनाएंगे और उसे रन करेंगे। तो उसकी हेल्प से आप यूज करेंगे तो आपका क्या है, एक तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। तो उसके लिए हमारे को कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, तो हमारे को क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी पड़ती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग होती है। उसकी लैंग्वेज होती है सी, सी++, जावा, पाइथन, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। अभी ये चार ही लैंग्वेज नहीं है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है। मगर जो अभी हम समझने वाले हैं वो क्या है, सी प्लस प्लस। तो गाइज, हम समझते हैं वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों आई है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब क्या है, डिस्कस अबाउट सी प्लस प्लस, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि किसने बनाई थी, बेजार स्टर्नस्टूट ने। ठीक है। और कहाँ बनाई थी, 1985 में। ये प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसमें हमारा डाटा और किसमें, और हमारा क्लासेस और हमारा ऑब्जेक्ट्स पे काम होगा। वो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आप ये दिमाग में डाल लो कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको बस समझ में आना चाहिए, मतलब आपके माइंड में एक बार जाना चाहिए। ठीक है। और ये कब रिलीज हुई थी, 1985 में। 1985 में रिलीज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, बेजार स्टर्नस्टूट के द्वारा। और इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब ये सी प्लस प्लस क्या है, सी का सबसेट है। अब मैंने आपको बताई ना, एक सी लैंग्वेज बताई मैंने पहले। तो सी क्या है, सी के बाद क्या हुआ, सी प्लस प्लस आई। सी के बाद क्या आई, सी प्लस प्लस। तो मतलब जितनी चीजें सी में है वो सारी तो सी प्लस प्लस में है ही, और कुछ एडिशनल चीजें हैं। अब सी प्लस प्लस ये हुआ कि क्या है, सी प्लस प्लस एक सुपर सेट है किसका, सी का, जिसमें क्या है, मेजर एडिशन ऑफ क्लासेस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो थी उसमें क्या करा गया है, क्लासेस का एक एडिशनल फंक्शन ऐड किया गया है और उसको नाम दे दिया गया है सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस जो वर्ड आया है वो हमारा आया है, सी में एक ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम प्लस प्लस का यूज करते हैं। तो इंक्रीम, अब आपको पता ही है इसमें कुछ इंक्रीज ही हो रहा है, सी से कुछ इंक्रीज हो रहा है। सी जो लैंग्वेज थी उससे कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपको सी लैंग्वेज का कुछ बेसिक आइडिया ना हो, या प्रोग्रामिंग का भी कुछ बेसिक आइडिया ना हो, तो आप जाइए पहले प्लेलिस्ट में मेरी, और उसमें देखिए सी लैंग्वेज कोर्स आपको पूरा मिलेगा। तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा कि क्या है सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज आपको बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से बता रखी है। ठीक है। डायग्राम भी बना रखे हैं उसमें, आपको पूरा उसमें समझ में आएगा। अभी आपको सी का बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, तो यदि आपको सी का बेसिक नॉलेज है तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है, एक सुपर सेट है किसका, सी का, मतलब कि सी में से ही लिया गया है, सी प्लस प्लस को बनाया गया है। ठीक है। और इसमें मेजर एडिशन क्या है, सी क्लासेस का यूज करा गया है। इसमें ये क्लासेस लिखा था ना, क्लासेस का इसमें एडिशनल फीचर ऐड किया गया है। और जब इनिशियली बेजार ने स्टर्नस्टूट ने जब ये लैंग्वेज बनाई थी तो इसका नाम रखा था सी विद क्लासेस। मैंने आपको बताया ना, सी में ही क्या है, क्लासेस का फंक्शन ऐड कर दिया गया है।
तो सी विद क्लासेस इसका नाम रखा गया था शुरुआती दौर में। मगर बाद में क्या करा गया, इसका नाम रख दिया गया सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कहाँ से आया था वर्ड, वो भी मैंने आपको बताया कि एक सी में ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, तो उसी से इसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस के एडवांटेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, सबसे पहली एडवांटेज ये है सी प्लस प्लस डज नॉट हैव ओनली मेंटेन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सी लैंग्वेज। कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस में ये नहीं है कि वो सारे सी के जो हमारी लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उसको मेंटेन करता है, साथ ही में ये क्या करता है कि ये सिंप्लीफाइज करता है किसे, मेमोरी मैनेजमेंट को। मेमोरी में जो मैनेजमेंट होता है मेमोरी का उसको भी सिंप्लीफाई करता है, और कुछ एडिशनल फीचर्स को भी करता है ये सेटिस्फाई। जैसे कि सी प्लस प्लस इज ए हाई लेवल पोर्टेबल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, एक हाई लेवल हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या है कि जो हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाएंगे वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, जैसे कि हम कोड ब्लॉक्स में कर सकते हैं, और हम विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं, और ऐसी जितने भी डेव सी और ये जितने भी वो है प्लेटफॉर्म, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसे, इसके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है। और सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो ये ऊपर जो लिखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो रिपीट हो गया वर्ड। ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें क्या है इंक्लूड होता है किसका कॉन्सेप्ट, क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्शन का। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो जब हमारे को समझ में आएंगे। सी प्लस प्लस हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का फीचर्स होता है इसमें। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब आपको पता होगा कि इनहेरिट करना। इनहेरिट मतलब कि एक के गुण दूसरे में आना, मतलब कि जैसे आप है, आपका नाम है क्या, कुछ भी नाम है, जैसे मेरा ही नाम है चिराग। ठीक है। मेरे पापा है, मेरे पापा से क्या हुआ हूँ, मेरे पापा मम्मी जो है मेरे पेरेंट्स हैं उनसे मैं पैदा हुआ हूँ। तो मतलब क्या है, मम्मी पापा के जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर होते हैं, मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे उनके। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स के कुछ ना कुछ लक्षण होंगे जो आपके अंदर होंगे, तो वो क्या है इनहेरिटेंस में आ जाता है कि इनहेरिट करें वो सारे आपने फीचर्स। तो ऐसी क्लासेस में होता है, क्लासेस में क्या होता है, एक क्लास बन चुकी, उसी क्लास को हमारे को दूसरी, मतलब दूसरी बार हमारे को उसमें क्या करना है, उसी क्लास को हमारे को दोबारा यूज करना है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या कर सकते हैं हम, उस इनहेरिटेंस से हम उस क्लास को दोबारा यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वही लिखा हुआ है इसमें। और एग्जिस्टिंग क्लास मतलब जो पहले से क्लास बनी हुई है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, डाटा हाइडिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर टू बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम सो दैट द प्रोग्राम कैन नॉट बी अटैक्ड बाय द इनवैलिडर्स। मतलब कि डाटा हाइडिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारा सी प्लस प्लस में, डाटा को हाइड करने का। अब देखो किसी भी चीज को हम छुपा सके, जैसे कि ये आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप मान लो पढ़ाई के साथ और कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उसे क्या है आप छुपाना चाहते हो अपने घर वालों से। तो घर वालों से छुपाना चाहते हो जब तक आपके पास कुछ चीज नहीं होगी। अब आप क्या कहते हैं, आप घर से जा रहे हो अपना स्कूल या कॉलेज, कहीं पर भी जा रहे हो, आपको उसमें कुछ हाइड करने की जगह मिल रही है रास्ते में। हाइड करने की जगह है, मान लो आपका एक मकान है रास्ते में, आप वहां पर हाइड कर देते हो अपना कुछ भी सामान, जो भी आपका सामान है जो आपको छुपाना है अपने घर वालों से या कहीं पर भी, या कॉलेज में ही मान लो एक रूम है जिसमें आप हाइड कर देते हो अपना डाटा, सामान को छुपा देते हो। तो वो क्या है, वो आपको जगह क्या है, डाटा हाइडिंग की सिक्योरिटी दे रहा है। तो यही काम क्या देता है, सी प्लस प्लस हमारे को देता है, डाटा हाइडिंग की। ठीक है। जिससे क्या है कि हमारा कोई भी इनवैलिड यूजर जो है वो अटैक ना कर सके। जब डाटा को हम हाइड करेंगे, अब आपका क्या है, अब आपका क्या है, फोन का पासवर्ड है, पासवर्ड है 1289, ये पासवर्ड है, ये आपको ही पता है। तो ये डाटा क्या है, ये डाटा सिक्योर कर रखा है, डाटा आपने हाइड कर रखा है लोगों से। जब तक किसी को ये पासवर्ड नहीं पता होगा, जब तक ये डाटा किसके अंडर में रहेगा, आपके अंडर में रहेगा, या जिसको ये पासवर्ड पता होगा उसके अंडर में रहेगा। उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। जब तक किसी को ये पासवर्ड नहीं पता होगा, जब तक क्या है वो बंदा अटैक नहीं कर सकता उसमें, आपके फोन पे या लैपटॉप पे या किसी भी
अटैक नहीं कर सकता। तो जब तक वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो यही इसमें बताया गया है कि डाटा हाइडिंग से कोई और क्या है, इसमें अटैक नहीं कर सकता। इनवैलिड यूजर, जिसे उसके बारे में नहीं पता, अब जैसे कि 1289 पासवर्ड है तो 1234 डालेगा कोई पासवर्ड तो क्या बता देगा, इनवैलिड, मतलब वो कि वो वाला यूजर नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अब क्या है, सी प्लस प्लस कंटेन्स आर रिच फंक्शन लाइब्रेरी। अब इस सी प्लस प्लस में रिच फंक्शन लाइब्रेरी भी होती है। ठीक है ना गाइज, आपको ये समझ में आया, तो अब हम आगे देखते हैं। व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के अलग अलग उसके स्टेप्स क्या है, वो हम समझते हैं वन बाय वन, और हम करेंगे अपना काम। डन। तो ये क्या है, सबसे पहला स्टेप है एडिटिंग। अब देखिए, जिसकी हेल्प से अब मैं ये जो मेरा चल रहा है मार्कर, मार्कर की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारा एडिटर, जिसकी हेल्प से हमारा काम किया जा रहा है। अब जैसे कोड ब्लॉक्स, मैंने आपको ये कितनी बार, 3 बार, तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं, कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो, ये सब क्या है, ये सब है एडिटर, जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसको, प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एडिटर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम टाइप करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं वो सारे हम इसकी हेल्प से करते हैं। किसके, किसी प्लेटफॉर्म के हेल्प से, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसी क्या है, प्री प्रोसेसर। अब ये, अब इसको क्या नाम है, इसमें ये इनको क्या बोला जाता है, इसको हमारा बोला जाता है कि इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज आ जाती है। कौन कौन सी चीज आ जाती है, प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, ये नीचे भी लिखे हुए हैं उसमें, ये सारे, लोडिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी जो चीजें हैं, लिंकिंग, लोडिंग और हमारा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, तो ये सारी चीजें हमारे को एक ही जगह पे मिल जाती है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। इसको इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे आईडीई बोला जाता है। आईडीई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर हमारे को ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, हमारे को अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ता। ठीक है, अब ये प्री प्रोसेसिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं शुरू में, प्रोग्राम आपने देखा होगा, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और फिर हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं आईओस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो ये क्या है, ये फाइल क्या है, हमारी इंक्लूड हो जाती है किसमें, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम में हमारी जो है ये फाइल इंक्लूड हो जाती है हमारे ये लिखते के साथ ही। तो ये प्री प्रोसेसिंग फेज में बस इतना ही काम होता है, हैश इंक्लूड, या फिर आपने देखा होगा हैश डिफाइन, कॉन्स्टेंट के लिए हम हैश डिफाइन यूज करते हैं, हैश डिफाइन। ठीक है, फिर हम कांस्टेंट लिख देते हैं आगे। तो ये सब किस में आ जाता है, हमारा प्री प्रोसेसिंग फेज में। दूसरा आता है हमारा कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम की ग्रामर चेक होती है, हमारे प्रोग्राम की ग्रामर चेक होती है। जो भी हमारा कोमा, ये सेमीकोलन, या फिर कुछ भी हमारी जो भी एरर होती है, वो सारी हमारी कंपाइलेशन फेज में चेक होती है। और कंपाइलेशन फेज में चेक होने के बाद यदि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो उसके बाद उसका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कोड, ओबीजे कोड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड होता है ये। तो ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बनता है। फिर क्या होता है, जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बना है, और हमारी क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा होता है, सिन, सी आउट, ये आपने देखे होंगे। ये सारे जो फंक्शन होते हैं, इसका कोड, इसका लाइब्रेरी कोड जो होता है, ये वाला कोड, और ये ऑब्जेक्ट कोड मिल करके, ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा कंपाइलेशन फेज में बना था, ये दोनों मिलकर के हमारी क्या बनती है, ई फाइल बनती है। ई फाइल जो बनती है, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे हम लोड करवाते हैं किसमें, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में लोड करवाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसे लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं, और हम उसे रन करा देते हैं। बस इतना काम होता है, ये सारा आपको समझ में आया एडिटिंग फेज में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कि मतलब जैसे कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो हो गया, उसके अंदर हमारे को सारे फीचर्स मिलते हैं, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, आईडीई। आईडीई मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारे फेज आ जाते हैं। प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है, हैश इंक्लूड, जैसे जो भी फाइल होती है वो क्या हो जाती है, हमारे इंक्लूड हो जाती है। कंपाइलेशन फेज में क्या होता है,
कंपाइलेशन फेज में हमारे प्रोग्राम की ग्रामर चेक होती है, जैसे कि कोमा, सेमीकोलन, ये भी जो भी मिस्टेक होती है ये सारी चेक होती है। और जब हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो जाता है तो उसका क्या बनता है, ओबीजे कोड बनता है, जिसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, वो बनने के बाद फिर जो हमारे सिन सी आउट जो फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, वो और हमारा ऑब्जेक्ट कोड मिलकर के एक नई फाइल बनती है जिसका नाम होता है EXE फाइल, एग्जीक्यूटेड फाइल बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसे क्या है, ये जब हमारी फाइल बन गई तो कहीं ना कहीं हमारे को लोड तो करवाना होगा, तो उसके लिए लोडर फेज में हम लोड करवाते हैं किसमें, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में हम लोड करवाते हैं। मेन मेमोरी में लोड करवाने के बाद जब हमारा लास्ट काम रह जाता है कि हमारे को क्या करवाना है, उसे एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब हमारे को क्या करवाना है, उसे रन करवाना है। बस इसके इतने फेस होते हैं। कौन कौन से फेस होगा, एडिटिंग, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, लोडिंग बोलते हैं और बिल्डिंग भी बोलते हैं इसे, और एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिक फीचर क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आप शॉर्ट में इसे बहुत जगह पढ़ेंगे ऊप्स। ऊप्स क्या है हमारा, ऊप्स ही आपको ज्यादातर सुनने को मिलेगा, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, इसमें हमारा आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का फीचर आ जाता है। ऑब्जेक्ट तो इसमें नाम में आ रहा है तो पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट का फीचर आ जाता है, क्लासेस का फीचर आ जाता है, और हमारा इनहेरिटेंस का फीचर आ जाता है, हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन का फीचर आ जाता है, और डाटा इनकैप्सुलेशन एंड हाइडिंग का फीचर आ जाता है, और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, ओवरलोडिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फीचर जो है इसमें आ जाते हैं। तो अब वन बाय वन हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो क्लास का कैसे करते हैं स्टार्ट। हम लिखते हैं क्लास, और फिर क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का जो फर्स्ट जो नेम होता है उसका सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। जैसे क्लास लिखा मैंने टाइम, तो ये हो गया हमारा क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ये क्या है, क्लास का नेम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हम ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करें, मतलब क्लास स्टार्ट होने जा रही है। फिर ये क्या है, हमने बनाया प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट प्राइवेट मतलब जो डाटा को क्या कर सके, हाइड कर सके, अपने अंदर ही रखे। मतलब जो प्राइवेट बात है, प्राइवेट बात किसके साथ शेयर करते हो, अपने दोस्त के साथ या बहुत ही जो आपके क्लोज है उसके साथ। तो जो क्लास के अंदर ही रहे, मतलब उसके बाहर से कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके अंदर रखते हैं हम डाटा मेंबर्स। जैसे डाटा मेंबर्स मैंने लिखा इंट, और फिर इसके अंदर लिखा मैंने HHMM और SS। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने HH मतलब आवर्स के लिए। टाइम में क्या आएगा, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। तो ये तीनों चीजें ये सब क्या है, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, या बोलते हैं वेरिएबल्स, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास। क्लास का क्या है, ये देखो क्लास वाला टॉपिक आपको, ये क्लास समझ में आ गया। क्लास, क्लास का नाम कैसे लिखना है, ये हो गया, कैपिटल आएगा फर्स्ट लेटर। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये होगा, इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं या वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये HH एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये MM एक ऑब्जेक्ट हो गया, SS एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये समझ में आ गया। तो अब इसके बाद ये देखते हैं, अब ये देखो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो हमारे किसके लिए होती है, डाटा टाइप्स के लिए। डाटा टाइप्स के लिए, मतलब HHMM SS इनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ना कि जो हमारे फंक्शंस इसके अंदर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं टाइम नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दूं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी आगे आएगा, वो सब देखेंगे हम। जैसे मैंने ये बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो इसके लिए हमारी क्या है, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, हमारी मेमोरी एलोकेट होगी डाटा टाइप्स के लिए। ठीक है, अभी आपको ये डाटा टाइप फंक्शन ये सब क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आप पहले वो सी वाली जो मेरा वो है वीडियो है उसे जाकर के देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के, तो जब आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया कि लक्षण, कि जैसे मम्मी पापा के लक्षण क्या आते हैं, बच्चों पे आते हैं। तो ऐसी एक क्लास का पूरा हमारे को दोबारा यूज करना है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने हैं, तो हम उस क्लास को रीयूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करके रखना है, डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करके रखना है। आप देखो, जैसे कि आप क्या करते हो, फैन ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो तो क्या होता है, आप स्विच ऑन करते हो, फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग चल रही है आपको नहीं पता, तो वो क्या है, डाटा आपके सामने से क्या कर रखा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है। आप टीवी ऑन करते हो, आप रिमोट का बटन दबाते हो और क्या होता है, टीवी ऑन हो जाता है। तो उसमें भी क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्ट करा गया है, आपसे छुपाया गया है,
और क्या है, पीछे ही पीछे उसका यूज कराया जा रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, मगर फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन, अब ये कैप्सूल, कैप्सूल से आप समझ रहे होंगे, कैप्सूल में क्या होता है, सारी चीज क्या होती है, रैप होती है, मतलब एक ही चीज में क्या होती है, बंधी हुई होती है। तो अब ये जैसे मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा, इसके अंदर ये क्या आ गया, डाटा टाइप्स आ गए, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे फंक्शन आएंगे, और लास्ट में जब हमारा पूरा काम हो जाएगा, हम ये क्या कर देंगे, ये क्लास बंद। क्लास को टर्मिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सेमीकोलन, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन हम क्या कहते हैं, क्लास को टर्मिनेट करते हैं। तो ये जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर, इस पूरी चीज के अंदर ये सारी चीज क्या आ गई, इसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हमारा डाटा टाइप्स आ जाएंगे, और हमारे क्या आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, और भी जो हमारे एडिशनल चीजें हैं वो सारी चीज इसके अंदर आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हम डाटा को इनकैप्सुलेशन कर रखा है, मतलब हमने क्या कर रखा है, हमने लोगों से छुपा रखा है, और एक ही जगह पे क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है उसे, ठीक है। डाटा हाइडिंग। डाटा हाइड करना मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हम मोबाइल का पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड क्या है, हम लोगों से क्या करते हैं, हाइड करते हैं और अपना यूज में लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, हम प्राइवेट बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं तो क्या करते हैं, हम डाटा को हाइड कर रहे हैं लोगों से, खुद से नहीं, लोगों से हाइड कर रहे हैं, जो चीज हमारे को पता हो। अब जैसे कि बैंक की मनी है, बैंक की मनी आपको दिखानी है, बैंक की मनी जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तो कहाँ से दिखाई देगी, तो वो क्या रखी है आपने, हाइड कर रखी है, उसे कहाँ रखेंगे, हम प्राइवेट में रखेंगे, कि हम छुपा रहे हैं उसे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब से क्या समझते हैं, पॉली मतलब मैनी, मैनी फॉर्म्स, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो, ठीक है। तो इससे हम पॉलीमॉर्फिज्म से ये समझते हैं कि जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो। जब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हो, और जो और वो क्या हो, रिलेटेड हो एक दूसरी क्लास से, तो हम किसका यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है हमारा स्टैटिक, और दूसरा आता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक, दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कौन से, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक कौन सा हुआ है, स्टैटिक मतलब कि हमारे जो, हमारे को पहले से पता हो। डायनेमिक मतलब रन टाइम में जो हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब वो क्या है, जो हमारे को पहले से पता हो, और डायनेमिक जो हमारे रन टाइम में यूज कर रहे हैं। तो रन टाइम में हमारा कौन सा आ जाता है, रन टाइम में हो जाता है हमारा वर्चुअल ओवरलोडिंग। और हमारा ये स्टैटिक में कौन सा आ जाता है, हमारा हमारा इसमें आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरा आ जाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन बना देना विद सेम नेम, ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या आ गया हमारा, एक से ज्यादा ऑपरेटर, ऑपरेटर का एक से ज्यादा यूज कर लेना। जैसे कि मैं आपको ऑपरेटर कैसे बताऊं, कोई सा, जैसे कि प्लस मैंने लिखा, तो प्लस हमारा क्या है, एडिशन के लिए यूज होता है, और प्लस ही हम किसी दूसरे यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर का ओवरलोड करना। अब जैसे हाँ, एक एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा सिन, और फिर सिन के बाद क्या करते हो आप, सिन के बाद ये करते हो, और फिर यहाँ पर ये क्या लिखते हो, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये आपने ऑपरेटर देखा होगा, तो ये वाला ऑपरेटर भी है हमारा, और ये ऑपरेटर हमारा यहाँ पर इस यूज में भी लिया जा रहा है, तो ये हमारा ऑपरेटर की क्या हो रही है, ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग वाला भी आपको समझ में आ गया, और ये वाला हमारे को पॉलीमॉर्फिज्म का भी समझ में आया। अब एक और बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट ये हो गए हमारे, क्लासेस क्या है, ये क्लासेस हो गई पूरी, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिट करना, कि एक फीचर्स को दूसरे में इनहेरिट करना, मतलब कि एक के लक्षण दूसरे में जाना, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक क्लास को हमारे को दोबारा यूज करना है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं क्लास को। एब्स्ट्रैक्शन बता दिया मैंने, डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन भी बता दिया मैंने, इनकैप्सुल करना, कैप्सूल मतलब कि दोनों चीज, सारी चीजें एक में आ गई, फंक्शंस, डाटा, ठीक है। हाइडिंग भी बता दिया मैंने, और पॉलीमॉर्फिज्म आपको बता दिया, मैनीफॉर्म्स, मैनीफॉर्म्स मतलब जब एक से ज्यादा क्लासेस हो, ठीक है, और हमारे को क्या करना हो, वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो क्या करना है हमारे को, इनहेरिटेंस की, उससे हम कैसे क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। ओवरलोडिंग भी है, मैंने आपको इसी में बता दिया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन ये वाला, व्हाट आर काउंट ऑफ रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस। रिजर्व्ड वर्ड कौन कौन से हैं, कितने हैं, टोटल 95 है, कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो आपके यूज में आएंगे वो आपको वैसे ही दिख जाएंगे, ठीक है। मगर ये कौन से हैं, 95 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंट, फ्लोट, कैर, ये सब होते हैं,
और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो आपके कॉमनली यूज हैं, वो आप जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ध्यान में भी हो जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। बस आपको 95 होने चाहिए, 95 होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। व्हाट आर द इनलाइन फंक्शन? इनलाइन फंक्शन क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इट एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन? इनलाइन फंक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और इनलाइन फंक्शन होते क्या है, ये हमारे को समझना है। ठीक है गाइज, तो अब इसे समझते हैं, हम वन बाय वन अपना काम करेंगे। डन। तो क्या है, इनलाइन फंक्शन आर सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉल। इनलाइन फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं प्लेस ऑफ कॉल पे, मतलब जहां पर हमारे को कॉल करना होता है फंक्शन का, जो हमारा फंक्शन का कॉलिंग पार्ट होता है, जहां पर से हमारा मतलब ये लिखा हुआ है सम ए प्लस बी, तो सीधा इनलाइन फंक्शन क्या है, यहाँ पर ही आ जाएगा और हमारा क्या कर देगा, सीधा सम दिखा देगा। तो इनलाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट आर सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉल एट कंपाइल टाइम दैट आर कॉल्ड एज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कंपाइल टाइम पे प्लेस ऑफ कॉल पे। बस इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपसे ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो ये आपको ध्यान में भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इट हैज टू मेजर एडवांटेज। इसके दो मेजर एडवांटेज है। इसका क्या एडवांटेज है, इसमें हमारा टाइम का सेव होता है। क्यों होता है हमारा टाइम का सेव, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं होता एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। ठीक है। ए नॉर्मल फंक्शन रिक्वायर्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन सिस्टम स्टैक। अब क्या है, कोई नॉर्मल ऑपरेशन करेंगे हम तो उसमें क्या है, दो चीज की हमारे को जरूरत पड़ती है, पुश एंड पॉप। पुश मतलब डालना। अब ये स्टैक है, स्टैक मान लो बाल्टी है, बाल्टी में ऊपर से पानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एक टाइम पे ये फुल हो गया, यहाँ पर ये फुल हो गया, तो ये हम जो डाल रहे थे वो क्या था, हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, ऊपर से डल रहा था पानी। ठीक है। मगर अब जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसमें से पानी को हम निकालना चाह रहे हैं आउट ऑफ द स्टैक या बाल्टी। ठीक है। तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हम पॉप कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन का यूज होता है यदि हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम फंक्शन का काम करते हैं। ठीक है। नॉर्मली फंक्शन को ये इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मगर जब हम इसमें करते हैं, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम। तो ये क्या लेता है, हमारा बहुत ज्यादा सीपीयू का टाइम लेता है, और इससे क्या है, हमारा टाइम का सेवेज हो जाता है, किसकी वजह से, इनलाइन फंक्शन की वजह से। और मॉड्यूलरिटी इज मेंटेन। और प्रोग्राम के टुकड़े टुकड़े में मतलब क्या है, इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, छोटे फंक्शन बनाते हैं, छोटे फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, तो इसलिए इसकी क्या है, मॉड्यूलरिटी जो है छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने की, वो भी हमारी मेंटेन होती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कोड साइज इंक्रीज। जो कोड का साइज है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कोड साइज, ये बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन की अब दूर हो जाएगी। कोड साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें क्या लिखा था, बातों में थोड़ा गौर दीजिए। इनलाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट आर सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉल। अब प्लेस ऑफ कॉल पे जाकर के सब्स्टिट्यूट होगा। अब सब्स्टिट्यूट होगा तो कोड साइज इंक्रीज नहीं होगा, होगा इंक्रीज। और इसमें एक लाइन ये भी लिखनी चाहिए कि इनलाइन कीवर्ड का हम यूज करते हैं इसमें प्रोटोटाइप से पहले। ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है। कोड साइज इंक्रीज हो जाता है और कंपाइलेशन टाइम भी बढ़ जाता है। कंपाइलेशन टाइम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो प्लेस ऑफ कॉल पे सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसलिए इसका कंपाइलेशन टाइम भी बढ़ जाता है। और एडिशनल पॉइंट क्या है इसमें, द मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर कंसिडर्ड एज इनलाइन टाइप इवन इफ नॉट मार्क्ड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ने लिखा भी नहीं है इनलाइन फंक्शन, मतलब अब जो हमारा न्यू फीचर चल रहा है, ये पहले नहीं था, मगर अब जो हमारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जो हमारे जिसकी हेल्प से हम लिखते हैं, एडिटर आ रहे हैं, मैंने आपको एडिटर बता दिया, तो एडिटर मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। ठीक है। तो एडिटर जो आ रहे हैं उसमें हम इनलाइन फीचर कीवर्ड जो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताया है, ये ना भी लिखें तो फिर भी हमारा क्या है, स्मॉल प्रोग्राम होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, इनलाइन फंक्शन मान लेगा। ठीक है गाइज, ये समझ में आया। अब ये क्या है, स्मॉल फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड एज इनलाइन टाइप। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि स्मॉल फंक्शन जो होते हैं उसको हम किसकी तरह बनाते हैं, इनलाइन फंक्शन की तरह बनाते हैं, इनलाइन की तरह बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, वर्चुअल फंक्शन कैन नेवर बी इनलाइन। वर्चुअल फंक्शन को इनलाइन फंक्शन नहीं बनाते। वर्चुअल फंक्शन को क्यों नहीं बनाते, वर्चुअल फंक्शन अभी आप जब आगे देखेंगे तो जब आपको समझ में आएगा वर्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग होती है इसमें, इसकी कोई क्लास नहीं होती, वो सब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। व्हाट इज अ रेफरेंस? अब रेफरेंस क्या है, लिस्ट
इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स क्या है वो सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है रेफरेंस क्या है? ए रेफरेंस इज अ लॉजिकल अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एक्चुअल वेरिएबल। कोई एक्चुअल वेरिएबल है उसी का दूसरा नाम रख देना। किसी जैसे आपका मेरा नाम चिराग है, मेरे दूसरा नाम क्या रख देना, चिंटू या चीकू, ये मेरा दूसरा नाम रख दिया, तो ये क्या हो गया, रेफरेंस। एक ही की रेफरेंस से मतलब एक ही के नाम से दूसरा नाम रख देना। आपका नाम कुछ होगा उसी का आपके पापा कुछ आपको किसी नाम से बोलते होंगे, आपका दोस्त किसी नाम से बोलता होगा, तो वो क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया। ठीक है, लॉजिकल अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एक्चुअल वेरिएबल, जो पहले से कोई वेरिएबल है, एक्चुअल में वेरिएबल है, उसी का दूसरा कुछ नाम रख देना। एंड आइडेंटिफायर कैन हैव एनी नंबर ऑफ रेफरेंसेस, कितने नंबर ऑफ रेफरेंसेस भी हो सकते हैं आइडेंटिफायर के। ठीक है, ए रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन, और प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन जहां पर डिक्लेयर करा है, यहाँ पर इंट ए, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, तो यहीं पर ही क्या है, ये रेफरेंस को डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये हम जगह जगह नहीं कर सकते, जब हम लिखें डाटा टाइप का नाम उसी टाइप पे उसे इनिशियलाइज भी कर दें कि हम क्या बना रहे हैं, ऐसे रेफरेंस बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, मतलब हम इसमें कुल मिला करके जैसे ये लिखा एम्परसेंड, एम्परसेंड साइन से करते हैं ऐसे इक्वल टू बी, इसको एक्स लिख दिया इक्वल टू एक्स, तो इसी का अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया, क्या ए बी नाम है, इसी लोकेशन का, मैं ये लोकेशन बना रहा हूँ, इसी का ए बी नाम है और एक्स भी नाम है। इस लोकेशन में 10 डला हुआ है, तो इसी लोकेशन का ए बी नाम हो गया और एक्स भी हो गया। तो ये क्या है हमारा रेफरेंस में आ गया, और ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन टाइम पे ही हमारे को सोचना पड़ता है और बनाना पड़ता है। ठीक है, ये लिखा हुआ था यहाँ पर, कैन नॉट बी डी रेफर्ड। ठीक है, बाद में डी रेफर्ड नहीं कर सकते, मतलब बाद में हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते कि हम बाद में सोचे कि अब पहले नाम रख दिया चिराग और चिंकू और बाद में रख दिया चीकू, तो क्या है नाम क्या है बाद में बदलने की सोच रहे हैं, नहीं बदल सकते। जो नाम पहले से कर दिया हमने, बना दिया ऐसे रेफरेंस, तो वो रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ए रेफरेंस वंस क्रिएटेड वन बाउंडेड एंड बाउंडेड टू बी वेरिएबल कैन नॉट बी रीबाउंडेड। कोई चीज लिखी हुई है, एक बार बना दिया और एक बार हमने बाउंड कर दिया, इससे मतलब जोड़ दिया, तो हम बाद में उसे रिबाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नल रेफरेंस। नल रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब नल नहीं बनाते हम इस रेफरेंस में, कि हमने नल बना दिया और हमने बाद में यूज कर लिया, ऐसा कुछ सिस्टम इसमें नहीं है। A function returning a reference can appear on left hand side of the assignment operator। जो हमने रेफरेंस बनाया है वो हमारा कहाँ पर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये एक्स, इसका नाम पहले से एक्स था, मगर इसका हमने एडिशनल नाम क्या रखा है, ए, तो हमारा ये कौन सा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग इन सी देयर इन सी प्लस प्लस, देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स के पैरामीटर पासिंग होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, देखो पास बाय वैल्यू, ये हमारी सी में भी थी, और पास बाय एड्रेस, ये भी हमारी सी में थी, मगर ये रेफरेंस जो है ये हमारी नहीं है सी प्लस प्लस में। तो तीन होते हैं हमारे, पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू को पास बाय, पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, इन सबके ये भी नाम होते हैं, मतलब कॉल भी लिख सकते हैं पास की जगह आगे। ठीक है, तो ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, एड्रेस, रेफरेंस में इन सब में डिफरेंस क्या हो गया, मतलब कि हम इनकी हेल्प से, वैल्यू की हेल्प से, एड्रेस की हेल्प से और रेफरेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पैरामीटर को पास कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, ये लिखा मैंने वॉइड और चेंज, ये फंक्शन बनाया मैंने और इसमें लिख दिया मैंने इंट एक्स, तो ये एक्स क्या है, वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू पास हो गई। और मैंने लिखा इंट स्टार वाई कोमा, फिर मैंने लिखा इंट एम्परसेंट जेड। अब ये एम्परसेंट से आप समझ गए होंगे, ये रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है रेफरेंस के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस, ये सारे हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉल बाय वैल्यू में बस हमारा क्या है,
कि हमारा जो है कि एक ही बार वैल्यू चल गई, बस वैल्यू चल गई, एक जगह से दूसरी जगह चल गए, बस बैठ गए वहीं पर ही। और ये क्या है हमारा इंट स्टार वाई, तो और इंट ये इंट एम्परसेंड जेड, इसमें गए और वापसी आए, मतलब क्या है, रेफरेंस बनाया है तो हम उसको क्या है कि रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा वो प्रोग्राम में, और इसमें एड्रेस करा है तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मगर ये हमारा वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। रिफ्लेक्ट बैक बैक नहीं करेगी, मतलब कि वैल्यू हमने कोई सी डाली है और हमारे को क्या है प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई, तो ये नहीं है, हमारे को ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके वजह से पूरा प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर वाई और जेड ये जो हमारे ये एड्रेस और रेफरेंस है, इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। मैं आपको एडिशनल में चीजें बता रहा हूँ, वो भी समझ लेना। कभी आप सोचो पीपीटी डाउनलोड करी और मेरे को समझ में आ जाएगा, मैं ही बन जाऊंगा आप तो महात्मा, तो भैया महात्मा क्या, आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। ऐसे करोगे तो समझोगे जब भी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप खुद ही पछताएगा। ठीक है। what are the what are the different type of polymorphism in C++? there are two टाइप्स। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप भी ऊपर बता दिए थे आपको कौन कौन से होते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या बोलते हैं हम इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने स्टैटिक का मतलब आपको बताया था ना, जो हमारे पहले से क्या हो हमारे को पता हो तो वो हमारा स्टैटिक में आ जाता है, और हमारा डायनेमिक जो रन टाइम पे पता हो, देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें वर्चुअल आता है, और इसमें मैंने बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी बताया था मैंने आपको स्टैटिक में। ठीक है, ये आ गया था समझ में। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? एक फंक्शन का नेम बनाना, एक या एक से ज्यादा, देखो सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन फंक्शन डेफिनेशन। एक क्लास का नाम बनाया, मैंने बनाया क्लास का नाम टाइम, और इसी टाइम का क्लास का हम यूज करते आ रहे हैं बारी बारी क्लास में, एक से ज्यादा डेफिनेशन मिले, मतलब मैंने दोबारा बनाया, फिर मैंने टाइम लिखा। अब ये क्या है, हम एक ही को बारी बारी यूज करते आ रहे हैं, मगर इसमें पैरामीटर में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज टाइप ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। द एडवांटेज इज दैट द यूजर नीड्स लेस फंक्शन नेम्स। देखो फंक्शन का नाम मैं एक ही लिख रहा था ना, तो फंक्शन के नाम क्या है कम से कम लिखने पड़ते हैं, उसको रिमेम्बर करने में आसानी होती है, याद रखने में आसानी होती है फंक्शन के नाम, जो भी हमारा यूजर होता है। ठीक है, उसे द ओवरलोडिंग कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वेज। जो ओवरलोडिंग है वो तीन डिफरेंट वेज में क्या हो सकती है, काम कर सकती है। अब देखो, अब मैं ये टाइम 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 लिख दूंगा तो भैया कुछ ना कुछ वो भी तो होना चाहिए। अब मान लो चिराग नाम के तीन बंदे हैं, मैं भी चिराग नाम का हूँ, दूसरा बंदा भी है और तीसरा बंदा भी है, तीन बंदे, मगर कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस तो होना चाहिए। पता कैसे चलेगा कौन सा वाला चिराग है जिसकी मेरे को वीडियो देखनी है? उसके लिए कुछ ना कुछ वो तो होना चाहिए जिससे आपको पता चले। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने टाइम लिखा तो इसमें पैरामीटर सबसे पहले कौन सा आ जाता है, द ओवरलोडिंग कैन बी, हाँ ये तो क्या है, डिफरेंट नेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो इसमें आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट है, इसमें दो है, दूसरे वाले में क्या है तीन है, एक दो तीन, तीन बना रखे हैं। ऐसे ही क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, डिफरेंट काइंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या है, मान लो इसमें भी दो है और इसमें भी हमने नीचे वाले में दो रख दिए, दो ही आर्ग्यूमेंट इसमें है, चलो ठीक है दो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंट इंट का यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या है हमारा फ्लोट फ्लोट है, तो काइंड ऑफ जो हमारे वो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट हो गए तो फिर भी पता चल जाएगा। ठीक है, मगर दूसरा क्या है फिर, डिफरेंट नंबर एंड काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि नंबर भी अलग होगा और काइंड भी अलग होगा। यहाँ पर ये तीन है और यहाँ पर क्या है हमारे, ये कर दिया हमने इंट, यहाँ पर भी इंट, ये हमारे तीन हो गए, ये दो हो गए, और यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर फ्लोट है साफ दिख रहे हैं, यहाँ पर इंट दिख रहे हैं। तो ये सब हमारे को साफ दिख रहा है कि अलग अलग है, तो हमारा काम बेसिकली आराम से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। अब रिटर्न टाइप हमने उसका फंक्शन का रख दिया अलग, मगर उससे उसका कुछ काम नहीं बनेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए यही तीन चीजें क्या है हमारी मैटर करती है। सो इफ देयर आर टू फंक्शन विद सेम नेम एंड विद द सेम पैरामीटर लिस्ट बट विद different return type,
दिस विल बी सिंटेक्स एरर। मगर यदि हमारा ये हो गया, सेम हमने पैरामीटर ले लिया उसमें और सेम ही हमने रिटर्न टाइप ले लिया और हमने उसका क्या ले लिया डिफरेंट, हमने रिटर्न टाइप उसका डिफरेंट ले लिया हमने और सारी चीजें हमने सेम ले ली, तो उसमें क्या आ जाएगी, सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ये नहीं है वो समझ नहीं पाएगा भैया ये किसका बच्चा है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब ये क्या है, व्हाट इज ओवरलोडिंग रिजोल्यूशन। ओवरलोडिंग रिजोल्यूशन क्या है भैया, ये भी समझना पड़ेगा। एक ओवरलोडेड फंक्शन जब उसे कॉल करते हैं हम, तो कौन सा फंक्शन जो है हमारा कॉल होगा, जो वो डिसाइड करता है वो को क्या कहलाता है, ओवरलोडेड रिजोल्यूशन। व्हेन एन ओवरलोडेड फंक्शन इज कॉल्ड, जब ओवरलोडेड फंक्शन को हम कॉल करते हैं, द डिसीजन ऑफ विच डेफिनेशन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडेड रिजोल्यूशन। मतलब ओवरलोडेड रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, जब हम एक ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करते हैं जो डिसीजन लेता है कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है, वो जो हमारे को पता चलता है किसकी हेल्प से पता चलता है, ओवरलोडेड रिजोल्यूशन की हेल्प से। अब दूसरा आता है हमारा व्हाट आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। A default argument is a value provided in a function declared that is automatically assigned by the compiler if the calling function does not provide a value for the argument। मतलब क्या है कि हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते मगर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू जो है वो हमारी आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है हमारे को, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब हमने पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि यूजर ने वैल्यू एंटर नहीं करी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जैसे हम ये नहीं करते, हम करते हैं इंट a इक्वल 10, b इक्वल 20, c इक्वल 30। तो जब हमारा कंपाइलर मतलब जो यूजर है जो हमारा है वो एंटर नहीं करेगा कोई वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, वो 10 ले लेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू बी की क्या ले लेगा, 20 ले लेगा। और यदि उसने यूजर ने कुछ ए बी की सी की वैल्यू डाल दी तो वो वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और क्या है, क्या था, ऑटोमेटिकली कॉल्ड, और ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है बाय द कंपाइलर इफ द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट प्रोवाइडेड अ वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इन केस एनी वैल्यू इज पास्ड द डिफॉल्ट वैल्यू इज ओवर रिटन। मतलब कि कुछ वैल्यू एंटर कर दी जाती है, मैंने आपको बताया है, जैसे 20 वैल्यू लिख दी, मान लो ए की जगह 20 डाल दिया, तो 20 20 और 30 ये वैल्यू आ जाएगी। तो सम हमारा जो डी में, मान लो हमारा डी में सम करवा रहे हैं हम ए बी सी का, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 20 20 40 और 30 70, टोटल सम आ जाएगा हमारा 70। जो ये 10 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवर रिटर्न हो जाएगा, ओवर राइड हो जाएगा, मतलब वो क्या है, छुप जाएगा, ठीक है। तो और क्या है, फिर क्या है हमारा, डिफॉल्ट वैल्यू कैन ओनली बी प्रोवाइडेड टू ट्रेवलिंग आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारे किसके लिए होती है, बस ट्रैवलिंग एलिमेंट के लिए। मतलब जो बचे हुए, मान लो इसके लिए 20 वैल्यू हो गई असाइन, तो बचे हुए डिफॉल्ट वैल्यू किसके लिए होगी, इनके लिए असाइन होगी 20 30 के लिए। ये नहीं कर सकते कि हम इनकी वैल्यू डाल दें और इसको बाय डिफॉल्ट ले लें। जब हमारे पास 10 वैल्यू डली हुई है इसके पहले से, तो अब जब कोई भी यूजर जो एंटर करेगा वैल्यू, सी की वैल्यू 30 की जगह 40 एंटर नहीं कर सकता, वो जो ये 40 एंटर करेगा तो वो 40 वैल्यू होगी हमारी ए की, और जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ट्रेवलिंग एलिमेंट्स की होगी। मतलब जो बचे हुए हैं हमारे ट्रैवलिंग आर्ग्यूमेंट जो है उनकी वैल्यू हमारी बाय डिफॉल्ट ली जाएगी। मान लो हमने वैल्यू एंटर करी 20 और 30, जो ट्रैवलिंग एलिमेंट जो बचा हुआ एलिमेंट 30 है ये वाला सी, तो उसकी वैल्यू 30 ही रहेगी। ये नहीं कर सकते हम, इसकी वैल्यू हमने दे दी अपनी तरफ से 20, इसकी दे दी 30 और इसकी हमने अपने आप रहने दी 10। ऐसे नहीं कर सकते, हम अपने मन मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ट्रैवलिंग एलिमेंट की होगी, बचे हुए एलिमेंट की होगी, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सिंपल ही है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर यूजफुल व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग फंक्शन एज वी कैन डू इट जस्ट बाय एडिंग अनदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। अब क्या है कि हम प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ाने चाहते हैं, मतलब कि प्रोग्राम में हमने कुछ एंटर नहीं करा और वो खुद ही क्या हो जाए हमारा कंपाइल हो जाए। मान लो कोई वैल्यू हम एंटर नहीं करवाने चाहते हैं मगर हम शो करना चाहते हैं क्या आ रहा है, तो वो डायरेक्ट शो कर देगा 10 20 और 30, डायरेक्ट वैल्यू क्या 60 शो कर देगा। तो हमारे उससे क्या है, उसकी प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए
प्रोग्राम, अब प्रोग्राम का साइज भी कम हो जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखी है, तो प्रोग्राम साइज जो है रिड्यूस तो हो गई। तो ये दो हमारे क्या होगा, इसके एडवांटेज हो गए। और डिसएडवांटेज देख लेते हैं अब क्या है। इट इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम एज द कंपाइलर नीड्स टू रिप्लेस द ओमिटेड आर्ग्यूमेंट बाय देयर डिफॉल्ट वैल्यूज इन द फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन कॉल में हम क्या है, दूसरी वैल्यू कोई डालते हैं तो क्या है, प्रोग्राम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोग्राम का साइज जो इंक्रीज है, तो ये हमारा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज समझ में आया, तो अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है, अब आ गया हमारे पास टॉपिक क्या, व्हाट इज ए क्लास। अब एक क्लास क्या है, एक क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मैंने लिखा था क्लास, और फिर मैंने लिखा था टाइम। अब ये यूजर नहीं तो बनाइए एक क्लास, तो ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। द क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड क्लास। कीवर्ड जो है, ये जो है क्लास, ये क्या है, हमारा कीवर्ड है। जो क्लास को डिक्लेयर करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, कीवर्ड क्लास की, मतलब कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि क्या है हमारा क्लास। द क्लास कंटेन्स द डाटा मेंबर्स, और क्लास के अंदर क्या आते हैं, डाटा मेंबर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको प्राइवेट लिख करके बताया था, और फिर मैंने डाटा मेंबर लिखे थे आपके, क्या लिखे थे, इंट, और मैंने क्या लिखा था, एच एच एम एम, और मैंने लिखा था एस एस। तो ये क्या है, हमारा डाटा मेंबर्स है। क्लास के अंदर क्या आते हैं, डाटा मेंबर्स आते हैं, मेंबर फंक्शंस आते हैं। मैंने मेंबर फंक्शन भी आपको बताया था, टाइम लिखा था मैंने, उसके अंदर मैंने क्या, आर्ग्यूमेंट आएगा, ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये मेंबर फंक्शंस आते हैं। हुज एक्सिस इज डिफाइंड बाय द थ्री मॉडिफायर्स, मतलब जो एक्सेस कर सकता है उसे, वो कौन कौन कर सकता है, तीन तरीके से हो जा सकते हैं हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कौन से होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट क्या है, प्राइवेट मतलब जो अपनी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक मतलब एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं हम, कहीं पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड मतलब कि हम बस अपनी क्लास में और उसकी ड्राइव्ड क्लास, मतलब जो उसके बाद जो क्लास बनाई गई है उसमें एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीन मोड होते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। द क्लास डिफाइंस द टाइप, डेफिनेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ थिंग्स। और क्लास क्या डिफाइन करता है, टाइप डिफाइन करता है कि क्या टाइप है उसका, और क्या कैटेगरी क्या है उसकी। मतलब कि हमारे को ये क्लास टाइम आपको दिख रहा है, टाइम से आपको क्या पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें होने वाली है इसमें, टाइम की बात होने वाली है। तो टाइम में क्या क्या आ जाता है उसमें, मिनट, आवर, सेकंड, ये सब चीज आएगी। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ये आवर लिखा है मैंने, ये आपको मिनट की तरह ही लग रहा होगा, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, ठीक है, इतना मेरे को भी पता है, ठीक है ना। तो it defines the data type, but it does not defines the data, it just specifies the structure of data। अब ये क्या है, डिफाइन करता है डाटा टाइप, कि हमारा डाटा टाइप क्या है, मगर ये हमारे को क्या नहीं डिफाइन करता कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा क्या है, ठीक है। और क्या है, अब आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट की बात। अब ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है क्लास का, मैंने आपको बताया था ऊपर जब बताया था मैंने, देखो ये कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये मैंने क्या लिखा था, ये क्या है, हमारी इंस्टेंस है, ये वेरिएबल्स है, मैंने आपको बताया था उस टाइम में, और वही वर्ड आप यूज हो रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा देखो। ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है क्लास का, ठीक है। क्लास एक टेम्पलेट है। अब क्या है, अब घर के बाहर जो टेम्पलेट लगी हुई होती है, क्या लिखा होता है, राम श्याम हाउस, और गली नंबर ये, मकान नंबर ये सब लिखा होता है। इस टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं कि इसमें भैया कौन कौन रहता है और क्या क्या है, इसकी सारी आपको मॉडिफिकेशन पता चल जाती है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें है। तो क्लास के क्या है, अब मैंने लिखा क्लास, और मैंने लिखा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो मैंने क्लास का नाम लिखा रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर की बात करने वाले हैं, पी वाई क्यू की बात करने वाले हैं। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में जो है सेट हो जाएगी। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट जो घर के बाहर लगी रहती है वही टेम्पलेट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये टाइप बताता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का होने वाला है। जैसे हमने टाइम बनाया था, तो हमने जब उसके वेरिएबल्स लिखे थे, तो हमारे को पता था कि टाइम में हम आवर, मिनट, सेकंड, इन्हीं की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, इसके अलावा तीसरी कोई बात कर सकते हैं टाइम के अलावा, टाइम में इन चीजों के अलावा। तो इसके ऑब्जेक्ट्स की हमारे को इससे हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अ क्लास इज ए डाटा टाइप एंड एन ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल। अब क्या है,
क्लास एक डाटा टाइप है, क्लास जो हो गया डाटा टाइप है, और क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वेरिएबल है। अब देखो जैसे लिखते हैं इंट एक्स, तो ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, और ये इंट क्या है हमारा, क्या है टाइप है, डाटा टाइप। तो ऐसी एक क्लास जो है, क्लास क्या है हमारी, हमारी डाटा टाइप है, और जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं हमने एच एच जो बताया था मैंने, ये क्या है हमारा वेरिएबल है। यही है हमारा सेम चीज, ठीक है। व्हाट इज द टोकन्स इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में टोकन्स क्या है। अब टोकन क्या है तो ये समझना जरूरी है, टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स इन सी प्लस प्लस कैन बी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट एंड सिंबल्स। मतलब कुछ भी लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में जितनी भी चीजें आती है, एक कोमा से लेकर के एक कर्ली ब्रेसेस तक, कुछ भी चीज है हमने एक ब्रैकेट भी बनाया है, एक ये वाला पार्ट ये भी हमारा टोकन है, और ये दूसरा पार्ट भी हमारा टोकन है, और ये पूरा मिला करके भी एक टोकन है, ठीक है। मतलब कुछ भी हमारे प्रोग्राम में जो भी चीज, एक मैं हैश लिख रहा हूँ ये भी हमारा टोकन है। ये सारी चीज कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कांस्टेंट और सिंबल्स, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है हमारी टोकन्स है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस में ही नहीं, सी में भी हमारी टोकन्स है, ठीक है। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द साइज ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स क्या है साइज और क्लास में, द साइज ऑफ ए क्लास और इट्स ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द साइज ऑफ मेंबर डाटा ओनली। अब मेंबर डाटा कितने मेंबर डाटा बने हुए हैं उसका, उन सबका सब मिला करके क्या हो जाता है हमारा साइज हो जाता है। मगर द फंक्शन एंड देयर लोकल वेरिएबल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट, और जो फंक्शन है और लोकल वेरिएबल्स हैं वो हमारे कंट्रीब्यूट नहीं करते किसमें, साइज में। मैंने ये बात आपको ऊपर भी बताई थी कि जो साइज है हमारा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या है डाटा टाइप कौन सा है, और उसमें क्या है हमारा वेरिएबल्स, ठीक है। और हमारा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते कि हमारे फंक्शन कौन से हैं और क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा साइज है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है एम्प्टी क्लास का। मतलब कि क्लास के अंदर कुछ नहीं है मगर उसका हम साइज पूछ रहे हैं तो क्या बताया जाएगा, 1 बाइट उसका साइज बताया जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिस स्पेसिफायर आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन कौन से एक्सिस स्पेसिफायर होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब क्या है, जो हमने छुपा करके रख रखा है बस क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब क्लास और क्लास की ड्राइव्ड क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। और पब्लिक मतलब एनीवेयर, हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा किसमें, पब्लिक में, ठीक है गाइस। तो ये आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया होगा तो आपको उम्मीद है मेरे को कि आपको आगे का भी समझ में आएगा, और आएगा ही नहीं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब जैसे कि जैसी ही ऑब्जेक्ट बनती है, जैसे मैंने लिखा टाइम और फिर मैंने लिखा T1, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाई, जैसी ये टाइम क्लास की ऑब्जेक्ट T1 बनाई, तो जैसी ही ऑब्जेक्ट बनेगी वैसे ही हमारा क्या है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। मतलब कंस्ट्रक्टर अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, जैसी उसकी ऑब्जेक्ट बनती है, हमारी क्लास की ऑब्जेक्ट बनती है वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू डायनेमिकली एंड ऑटोमेटिकली एलोकेट मेमोरी। मतलब अब इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं कि क्या है, डायनामिक एंड ऑटोमेटिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए यूज होता है। फॉलोइंग्स आर द मेन पॉइंट्स, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्टर। क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज है इसकी, द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, क्लास का जो नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। जैसे मैं आपको एक ही एग्जांपल शुरू से बता रहा हूँ, जैसे कि एक टाइम क्लास है, टाइम क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर जो बनेगा उसका नाम भी क्या होगा, टाइम होगा, सेम एज इट इज होगा, ठीक है। अब ये क्या है, केस सेंसिटिव इज देयर, मतलब कि केस सेंसिटिव क्या, कि मतलब कैपिटल लेटर था तो इसमें भी कैपिटल लेटर ही आएगा, सेम एज इट इज जैसा है वैसे की वैसे आएगा। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, मतलब इंटीजर, फ्लोट ऐसा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, एक कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा बना सकते हैं, मतलब एक बनाया हमने कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया,
ठीक है, फिर दूसरा बनाया हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। फिर तीसरा बनाया हमने मतलब पैरामीटराइज्ड, उसके अंदर पैरामीटर लिख दिया तो वो पैरामीटराइज्ड हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट, ठीक है। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ओवरलोडेड हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन ए क्लास। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर में, यही डिफॉल्ट बताया जो मैंने, ठीक है। देयर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, यदि हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं है तो क्या होगा, द कंपाइलर इंसर्ट्स वन विद नो पैरामीटर एंड विद एम्प्टी बॉडी, मतलब एक कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्या होगा उसका, जिसका कोई पैरामीटर नहीं होगा और उसकी एम्प्टी बॉडी होगी, ठीक है। मतलब ऐसा जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया वो ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगा, बन जाएगा। इफ द डिजाइनर इंसर्ट अ कंस्ट्रक्टर इन द क्लास देन कंपाइलर इंसर्ट्स नो कंस्ट्रक्टर, मतलब जब डिजाइनर ने बनाया हुआ है क्या कंस्ट्रक्टर, तो हमारा जो कंपाइलर है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि हमारा मान लो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है डिजाइनर ने, और क्या नाम है, तो जब कॉलिंग जो होगी फंक्शन की, तो ये नहीं है कि हमारा पैरामीटराइज्ड है ही तो डिफॉल्ट होगा ही होगा, डिफॉल्ट उस टाइम पे नहीं होगा कॉल, क्योंकि डिफॉल्ट बना ही नहीं है तो नहीं होगा। डिफॉल्ट किस केस में होगा, जब हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज देयर, ठीक है। So if the designers only give parameterized constructor, then there will be no default constructor available in the class, मतलब कि क्या है, वही बात आ गई जो मैंने बताया अभी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इट शुड बी पब्लिक टाइप, और ये पब्लिक टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एज देयर, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं और उनका टाइप क्या होता है। तो ये हमारे होते हैं कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बताया, और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो मतलब क्लास जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी का हम रेफरेंस बना देते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आ जाता है वो, जब हम आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। एक कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर होता है जो एक क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, और दूसरा फिर एक हमारा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है, एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं हम, ये इनहेरिटेंस में आता है, जब हम देखेंगे तो जब समझ में आएगा। और व्हाट इज मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर वाला आपको कंस्ट्रक्टर का बेसिक आइडिया लग गया होगा, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं आया होगा तो एक और बार आप देखना, समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। नहीं फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप मेरे से व्हाट्सएप करिए 9654808198, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और पूछिए, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, या फिर आपको मेरे को मेल कर सकते हैं gchirag538@gmail.com, इसमें आप मेल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपको व्हाट्सएप करना है तो आप डायरेक्टली इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में थे हम, कि ये क्या होती है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर नॉट इन एनी अदर मेंबर फंक्शन टू इनिशियलाइज मेंबर डाटा। अब क्या है, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो है वो यूज करी जाती है कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है, टू इनिशियलाइज मेंबर डाटा, मेंबर डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए हमारा यूज करी जाती है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। The const member data of the class can only be initialized with the help of member initializer list। अब कांस्टेंट हमारे को बनाना है किसी को, किसी डाटा को, मान लो हमारे को इंटीजर है जो हमारे को, इसे इसमें जो भी हमारे को लेना है कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्टेंट जब हम बनाएंगे तो किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, वेरिएबल्स को कांस्टेंट बनाना है हमारे को, मतलब उसकी वैल्यू जो है हमारे को फिक्स करनी है, तो हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट की हेल्प से बनाएंगे, नॉट विद सिंपल असाइनमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, और सिंपल असाइनमेंट की हेल्प से हम इसे कांस्टेंट नहीं बनाएंगे, मेंबर इनिशियलाइजर का यूज करेंगे और जब हम कांस्ट बनाएंगे। अब आ गया व्हाट इज एक कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन जो ऊपर आया था, कॉन्स्ट मेंबर डाटा आया था, मगर अब कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन क्या होता है। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली a const member function is that member function that cannot be modified the member data of the object for which
इट इज कोल्ड। मतलब क्या है, कौन मेंबर फंक्शन वो मेंबर फंक्शन होता है जो कि मॉडिफाई नहीं करा जाता मेंबर डाटा और उसके ऑब्जेक्ट्स जो है जो कि कोल्ड करे जा रहे हैं उसके लिए। जैसे कि टू कॉल अ नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन इज एन एरर। मतलब नॉन कॉन्स्ट और कॉन्स्ट क्या हो गया, क्लास का मेंबर है, ये क्लास ही मैंने आपको बताया था इससे टर्मिनेट होती है, क्लास का मेंबर है वो फंक्शन है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। और क्लास के बाहर जो है वो क्या हो गया, हमारा नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। ठीक है। अब क्या है, एक नॉन कॉन्स्ट फंक्शन को हम कॉन्स्ट की तरह कॉल नहीं कर सकते, नॉन कॉन्स्ट फंक्शन में हम कॉन्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। दूसरा क्या है, इन्वोक ए नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन ऑन ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज एन एरर। अब देखो, अब फिर से वही बात आ गई, नॉन कॉन्स्ट में हम कॉन्स्ट के ऑब्जेक्ट को हम वो करेंगे तो फिर हमारी एरर आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी कॉन्स्ट, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी कॉन्स्ट नहीं हो सकते, मतलब कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कभी भी हम कांस्टेंट नहीं बना सकते। ये आ गई एक बात। ठीक है। अब क्या आ गया, व्हाट इज ए स्टैटिक मेंबर डाटा। स्टैटिक मेंबर डाटा या क्लास डाटा भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्लास डाटा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, एक हमारा क्लास का डाटा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी कोई भी एक सिंगल कॉपी बनेगी वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में क्या होगी, शेयर होगी, सिंगल कॉपी शेयर होगी, चाहे कितने भी हम उसके क्या नाम है ऑब्जेक्ट बना लें, मगर उसकी क्या होगी, सिंगल कॉपी शेयर होगी। यही है उसका पूरा मीनिंग। ठीक है। स्टैटिक मेंबर डाटा इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। मतलब स्टैटिक जो है हमारा मेंबर डाटा, उसको डिक्लेयर तो हम अंदर करते हैं मगर हम डिफाइन क्या करते हैं, बाहर करते हैं, क्लास के बाहर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है। The simple non-static member data is called object data instance variable. ठीक है। Because it copy is separated for all object। अब क्या, नॉन कॉन्स्ट मेंबर डाटा जो है, अब कॉन्स्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था सिंगल कॉपी शेयर होती है, नॉन कॉन्स्ट के लिए अलग अलग कॉपी शेयर होगी। तो उसकी क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि उसकी कॉपी जो है सेपरेट सेपरेट बना सकते हैं, हम अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है। तो जो है नॉन कॉन्स्ट मेंबर डाटा जो है उसे कॉल कर सकते हैं हम, उसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, डाटा बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा इंस्टेंस वेरिएबल ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉपी जो है वो सेपरेट सेपरेट बनाई जा सकती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अब क्या है, स्टैटिक मेंबर डाटा डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द साइज ऑफ देयर आइदर क्लास और ऑब्जेक्ट। कभी स्टैटिक मेंबर डाटा जो होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता उसके साइज पे और किस पे, क्लास और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा क्या, उसके बाद आ गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, अब इसे भी समझते हैं। अब ये होता है a function that accesses only static member data is made and called static member function। स्टैटिक फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकता है जो स्टैटिक मेंबर डाटा के हैं वो, और कॉल कर सकता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है। वी कैन ओनली कॉल्ड अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन इनसाइड अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। वी कैन कॉल अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इनसाइड अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद क्लास नेम यूजिंग एसआरओ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। और ऑब्जेक्ट नेम विद मेंबर मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और हम इसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन क्या है ये आपको आगे समझ में आएंगे। ठीक है। ये एक क्लास में से हमारे को एक मेंबर एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और ये हमारे को किसके लिए होता है, एक पॉइंटर की हेल्प से हमारे को एक मेंबर को एक्सेस करना है तो। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे तो जब आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्रेंड ऑफ क्लास। अब फ्रेंड क्या है, अब आपका फ्रेंड है, आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कुछ भी बात है आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को सारी बातें नहीं बता सकते, तो आप क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ सारी बातें जो है, जितनी भी आपकी बातें पर्सनल बातें हैं या कुछ भी है, वो क्या है शेयर कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को सारी पर्सनल बातें अपनी बता सकते हैं, मगर हर किसी को नहीं बता सकते।
मान लो कोई बात है, कोई ज्यादा ही आपकी पर्सनल बात है, वो आप अपने फ्रेंड को बता दो कि मगर मम्मी पापा को बताने से घबरा रहे हो, तो ये क्या है, तो ये फ्रेंड के साथ शेयर करी जाती है ज्यादातर चीजें। तो ऐसी सेम क्लास में होता है हमारा। हमने 3 एक्सेस स्पेसिफायर अभी पहले पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट, और दूसरा पब्लिक, और फिर तीसरा प्रोटेक्टेड। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे हमने। ये पढ़ा था प्राइवेट क्या है, हम जो क्लास के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेंबर को। पब्लिक क्या है, जो हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं मेंबर को। और प्रोटेक्टेड क्या है, हम क्लास और उसकी ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो प्राइवेट जो बना दिया, अब प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट के भी मेंबर को जो एक्सेस कर सके, वो कौन सा हो गया, मैं चाहता हूं कि जो मेरा मोबाइल है वो क्या है, मैं यूज कर सकूं, उसका पासवर्ड मेरे को पता है, और मैंने अपना प्राइवेट जो चीज है वो मैंने अपने दोस्त को भी बता रखी है कि भैया 1289 ये पासवर्ड है मेरे मोबाइल का, 1289 ये मुझे पता है और मेरे फ्रेंड को पता है, ये मैंने बता रखा है। तो ये दो लोगों के बीच में बात पता है, तो फिर ये कौन सी हो गई, हमारी प्राइवेट बात हो गई। ये किससे पता है, मेरे को पता है और मेरे फ्रेंड को पता है। तो कुछ ऐसा ही होता है क्लास में। क्लास में एक क्लास को जब हम बना देते हैं, फ्रेंड ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। एक क्लास जो कि फ्रेंड है दूसरी क्लास की, तो वो उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकती है। ये 3 टाइप के फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड क्लास, दूसरा फ्रेंड मेंबर फंक्शन, फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है। नोट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड वायलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। अब डाटा हाइडिंग से हम क्या है, डाटा को छुपा रहे थे। इसमें मैंने आपको पहले बताया था, डाटा हाइडिंग से प्राइवेट हम डाटा बना करके डाटा को छुपा रहे थे, मतलब दूसरे को, जिससे हमारे को दूसरे बंदे को पता ना चले। मगर ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड बनाने का, इससे तो डाटा को क्या हो रहा है, हमारा वायलेट हो रहा है। ये मतलब ये हमारी खत्म हो रही है कहानी। खत्म हो रही है तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तो इसमें ये मगर मान लिया जाता है कि कहते हैं नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है इंसान, मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा ये बंदा देख सके, मैं चाहता हूं कि मेरा फ्रेंड जो है वो इस डाटा को देख सके। तो मैं जब तक उसे फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, जब तक वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। यदि मैं चाहता हूं जब भी वो एक्सेस कर पाएगा। जब तक आप अपने फोन का पासवर्ड अपने दोस्त को नहीं बताओगे, जब तक उसे पता नहीं चलेगा। जब तक आप अपने अकाउंट का पासवर्ड अपने मम्मी पापा या किसी बाहर वाले को नहीं बताओगे, तो जब तक उसे नहीं पता चलेगा। पता कब चलेगा? आपके बताने के बाद। तो यही कुछ काम होता है इसमें हमारा फ्रेंड क्लास में। द नीड्स ऑफ टू मैनी फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट्स पुअर क्लास डिजाइन। अब ज्यादा हम फ्रेंड बना देते हैं क्लास में, तो वो हमारी क्लास गंदी कहलाई जाती है, कि कहते हैं भैया इसमें हमारे को प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि भैया हर जगह ही फ्रेंड फ्रेंड बना रखी है। जब फ्रेंड ही बना रखी है थी, तो इससे बढ़िया तो पब्लिक ही बना देते कि सभी देख लेते उसे। फिर फ्रेंड बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो ज्यादा हमने फ्रेंड बना दिए, तो वो भी हमारा क्या है, खत्म हो जाता है। उसका प्रोग्राम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक है। उसके डिजाइन को पूरा खराब कर देता है वो। सो द क्लास हायरार्की हैज टू बी रीडिजाइंड। तो क्लास की हायरार्की क्या है, रीडिजाइन करी जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड शुड ओनली बी यूज्ड इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। तो अब आप ये देखते हैं हम डिस्ट्रक्टर, कि भैया डिस्ट्रक्टर क्या है। डिस्ट्रक्टर क्या है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के दिखाए देखे थे, तो ऐसे ही अब डिस्ट्रक्टर के देख रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था और जब भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, कि हमारा कॉल हो रहा था। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ये पढ़ा था हमने। अब डिस्ट्रक्टर में क्या है, जब हमारा स्कोप खत्म हो रहा होता है, जब ऑटोमेटिकली खत्म होता है, मतलब क्रिएट होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ए डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द स्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज आउट। जब स्कोप खत्म हो रहा होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, तो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है क्या, डिस्ट्रक्टर। जैसे ही हमारा बन रहा था ऑब्जेक्ट, तो क्या हो रहा था, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा था, कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही इस जो हमारा वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा स्कोप क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। डिस्ट्रॉय से आपको समझ में आ जाएगा डिस्ट्रक्टर मतलब क्या है, खत्म हो रहा है, तो भैया वो तालियां बजा रहा है, वो एकदम कोल्ड हो जा रहा है। ठीक है। ठीक है। goes out, that is just before the space allocated for member data is being released. फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन डिजाइनिंग एक डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में ये सारे रूल्स होते हैं जो कि ध्यान में रखे जाते हैं। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज ऑफ क्लास। ये सेम पॉइंट है,
जैसे कि कंस्ट्रक्टर का था, कंस्ट्रक्टर का भी सेम नेम था किसका, क्लास की तरह। अब क्या है, इट इज प्रीसीडेड विद द टिल्डेड साइन। मतलब क्या है, ये जो टिल्ड साइन है, इस ये साइन लगाया जाता है, जैसे मैंने टाइम का ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब से तो टाइम लिखा जाएगा, मगर उससे पहले ये टिल्ड साइन लगाया जाएगा, ठीक है। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ये पॉइंट भी सेम था उसमें हमारा, कि उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं था, इसका कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। इट हैज नो पैरामीटर, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, मगर उसमें क्या था, उसका पैरामीटर हो सकता है। उसमें क्या था, जो हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, उसका पैरामीटर हो सकता था। हमने पढ़ा था वो कंस्ट्रक्टर होता है हमारा कि पैरामीटराइज, डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सारे हमने पढ़े थे। मगर इसका पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटर क्यों नहीं होता, अब ये भी ऑप्शन आ जाता है। अरे भैया, जब हम डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं तो डिस्ट्रॉय हम ऑब्जेक्ट को करवा रहे हैं, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को करवा रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो रहा है तो उसमें पैरामीटर की क्या जरूरत है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, और ये ओवरलोडेड नहीं करा जा सकता, मतलब कि एक से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। अब जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसमें ज्यादा बना करके हम क्या करेंगे। हैंस देयर कैन बी ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास, एक ही डिस्ट्रक्टर होता है हमारी पूरी क्लास में, ठीक है। अब आ गया ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोकेटिंग मेमोरी बाय मैलोक फंक्शन और एंड न्यू ऑपरेटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, कि हम यदि हम मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैलोक और विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, तो क्या है, इफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट बाय मैलोक, मैलोक से हम करवाते हैं, मैलोक, और ये फंक्शन ध्यान रखना है कि मैलोक क्या होता है, फंक्शन होता है, इससे करवाते हैं, तो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर जो है कॉल्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि मैलोक से हम करवाते थे सी में, सी में हम करवाते थे मैलोक से, और सी में क्या आदमी था हमारा, सी में हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था किसका, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर स्लैश डिस्ट्रक्टर का नहीं था, तो हमारा क्या नाम है, क्या नहीं होता था, कंस्ट्रक्टर कोड नहीं होता था। मगर क्या था, इफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट बाय न्यू, और यदि हम न्यू से करते हैं एलोकेटेड, तो क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर कोड हो जाता है, क्योंकि न्यू का जो हमारा फीचर है वो किसमें है, हमारा सी प्लस प्लस में है, और सी प्लस प्लस में हमारे ये वाले फीचर्स भी हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के लिए। तो कंस्ट्रक्टर क्या था, जैसे ही हमने क्लास का नाम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाया तो ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कोड हो जाएगा, और जैसे ही स्कोप उसका खत्म हुआ तो हमारा डिस्ट्रक्टर कोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, यदि डिफरेंस बताइए आप किसके बीच में, फ्री करने के बीच में, फ्री फंक्शन के बीच में, और डिलीट करने के बीच में। अब फ्री वही आ गया, फ्री हमारा सी में था, और ये हमारा डिलीट सी प्लस प्लस में है। अब सी में था तो सी में हमारे को पता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का हमारा कोई रोल नहीं था, और इसमें हमारा रोल है, तो इसमें हमारा डिस्ट्रक्टर कोल्ड होगा, और इसमें हमारा डिस्ट्रक्टर, ये इसमें डिस्ट्रक्टर कोल्ड नहीं होगा, और सी प्लस प्लस में हमारा डिस्ट्रक्टर कोल्ड होगा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, यही लिखा हुआ है इसमें। इफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट बाय मैलोक, ये तो हमने देख ही लिया। और दूसरा कहाँ गया, ये इसमें गलत लिख दिया गया है, ये है, इफ मेमोरी इज फ्री बाय द फ्री फंक्शन, देन इट इज, देन डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, वो डिस्ट्रक्टर इज नॉट कोल्ड, डिस्ट्रक्टर इज नॉट कोल्ड, बट व्हेन द memory is free by the delete operator, then destructor is called, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब समझ में आया होगा तो आगे देखते हैं, व्हाट इज मेमोरी लीक और होल। मेमोरी लीक और मेमोरी होल क्या है ये। अब क्या है, इफ द पॉइंटर ऑफ डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी इज लॉस्ट, डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी का जो पॉइंटर है वो लॉस्ट हो जाता है, दैट मेमोरी इज नॉट एक्सेसिबल, और मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होती उस टाइम पे। सच अ मेमोरी कैन नाइदर बी एक्सेस नॉर कैन बी allocated to other variables, so it is lost memory. It are the most important point to worry. So if a memory allocated dynamically, it must be released also at proper time। मतलब क्या है, कि हमारे को जो मेमोरी हमने, मेमोरी मान लो आपने, ये हमने दो चीज पढ़ी ना, क्या नाम है, क्या करना,
हमने ये दो चीज देखी। न्यू, न्यू से हम क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं, नई मेमोरी हमारे को चाहिए हो तो न्यू को हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। और ऐसी डिलीट के लिए हम डिलीट करते हैं। मगर हमने क्या करा, मेमोरी न्यू तो कर ली, मतलब हमने एलोकेट तो करवा दी, मगर उसमें फ्री नहीं करवाई। तो फ्री नहीं करवाई ना, तो हम उसको और किसी का नाम दे रहे हैं, ना हम कुछ काम कर रहे हैं, मगर हमारे को उसको फ्री भी करवाना है, कुछ काम है नहीं उस मेमोरी का। तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम वहां पर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मेमोरी लीक की प्रॉब्लम वहां पर जनरेट हो जाती है। ठीक है। हाउ मैनी मेंबर एक्सेस स्पेस, एक्सेस ऑपरेटर आर देयर। मेंबर को एक्सेस करने के लिए कितने ऑपरेटर है, ये मैंने एसआरओ ऑपरेटर आपको बताया था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका सिंबल ये होता है, एक दो कॉलन बनाए और फिर दो कॉलन और बना दिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेंबर, वो मेंबर एक्सेस स्पेस ऑपरेटर। एक्सिस ऑपरेटर में कौन सा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड व्हेन मेंबर इज एक्सेस विद द क्लास नेम। क्लास के नेम से, हम क्लास के नाम से क्या कर रहे हैं, हम मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो किस में आ गया हमारा, किस में आ गया, एसआरओ में। एसआरओ में क्या करना है हमारे को, मेंबर के नेम से, क्लास का जो हमारा नेम है, क्लास का नेम है, उससे हम किसका कर रहे हैं, मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो हमारा किस में आ गया, ऐसा। हमने क्या करा है, हमने ये लिखा कि हमने लिखा है क्लास का नाम, क्लास नेम लिखा, जैसे कि अभी हम देख रहे थे टाइम। फिर हमने लिखा एसआरओ, एसआरओ, और फिर हमने लिख दिया फंक्शन का नाम, कोई सा भी जो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन नेम लिखा। तो इसकी हेल्प से जो हम कर रहे हैं एक्सेस, तो ये हमारा किस में आ गया, ये एसआरओ का क्या है, हमने क्लास का नाम लिखा और एसआरओ ऑपरेटर फंक्शन और फिर उसका नेम। ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि किसमें, इट इज यूज व्हेन मेंबर इज एक्सेस, मेंबर को हमारे को एक्सेस करना है क्लास के नेम से, तो हम करते हैं एसआरओ का यूज। दूसरा है हमारे का मेंबर ऑपरेटर, मतलब हमारे को क्या करना है, हमारे को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट के नाम से, जैसे ऑब्जेक्ट टी1 बताया था मैंने आपको, उसकी हेल्प से करना है। तो हमारे को क्या होता है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये वाला हो गया, और ये दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना है हमारे को, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना है। तो और तीसरा आता है हमारा रेफरेंशियल ऑपरेटर, जिसका ये होता है एरो, एरो का साइन होता है। ठीक है। अब इससे क्या है, यदि इट इज यूज व्हेन मेंबर इज एग्जिट विद द पॉइंटर ऑफ द क्लास, पॉइंटर में क्लास का जो पॉइंटर है उससे हमारे को मेंबर को एक्सेस करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, रेफरेंशियल ऑपरेटर का। तीनों आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एसआरओ का पे यदि हमारे को क्लास के नेम से हमारे को मेंबर को एक्सेस करना है। दूसरा हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, जिससे हमारे को किसी ऑब्जेक्ट से हमारे को मेंबर को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट नेम से। तीसरा हमारा रेफरेंशियल ऑपरेटर, हमारे को एक्सेस करना है मेंबर को किसकी हेल्प से, पॉइंटर ऑफ द क्लास, क्लास के पॉइंटर से। ये तीनों आपको समझ में आएंगे, तभी आगे कुछ बात बन पाएगी। अब ये क्वेश्चन आ गया है, ये भी क्या है, ये हलवा सा क्वेश्चन है। अब ये है डिलीट, ये खाली डिलीट लिखा है, और ये डिलीट के साथ फिर ये हमारा ये ऑपरेटर। तो ये क्या है, सिंपल डिलीट लिखा है, तो इसमें क्या हो गया, ये यूज कर रहे हैं हम कि एक यूनिट मेमोरी हमारे को फ्री करवानी है, तो हम ये खाली डिलीट लिखेंगे। और हमारे को मल्टीपल मेमोरी जो है हमारे को फ्री करवानी है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये। ठीक है। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा, व्हाट इज म्यूटेबल मेंबर डाटा। म्यूटेबल मेंबर डाटा क्या होता है, म्यूटेबल मेंबर डाटा वो होता है जो मेंबर डाटा को क्या कर सकते हैं हम, ऑलवेज भी चेंज, जिसको हम म्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल से क्या है, म्यूट, म्यूट मतलब क्या हो जाता है कि हम म्यूट कर देते हैं, कि क्या कर दिया हमने, रोक दिया। मगर इसमें क्या है, जो हमारा कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन हो, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्ट हमने पढ़ा था, कॉन्स्ट से क्या कर देते हैं हम, कांस्टेंट बना देते हैं कि हर समय इसकी वैल्यू यही रहेगी। मगर कॉन्स्ट होने के बावजूद भी हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, म्यूटेबल मेंबर डाटा। Mutable member data is that member data which can always be changed even if the object is const type. It is just opposite to const data that can never be changed. const member data का क्या है, कभी चेंज नहीं कर सकते, और mutable member data को क्या है, हर समय चेंज कर सकते हैं, इवन वो हमारा क्या हो, const हो, फिर भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब आ गया भैया शैलो कॉपिंग क्या है। अब शैलो कॉपिंग को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं। इन शैलो कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय सिंपली कॉपिंग द डाटा ऑफ ऑल वेरिएबल ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। शैलो कॉपिंग में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से,
कॉपिंग द डाटा, डाटा को कॉपी करते हुए ऑल वेरिएबल्स को, मतलब बस आपको इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या याद रखना है, शैलो कॉपिंग में और डीप कॉपिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें शैलो कॉपिंग में आपको मेंबर को डाटा को एक्सेस करना है, यूज करना है विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग डाटा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हीप का कॉन्सेप्ट होता है। हीप क्या, जहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें क्या आ जाता है, हमारा हीप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा हीप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, कॉपिंग कर रहे हैं हम, सिंपली कॉपी कर रहे हैं किसके हेल्प से, जितने भी वेरिएबल है उसमें उसकी हेल्प से। और डीप कॉपिंग में क्या है, हम क्या कॉपी कर रहे हैं डाटा को किसकी हेल्प से, इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर आ जाता है कि हमारा क्या है, कॉपी कर रहे हैं डाटा को कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, मतलब हम उसका रेफरेंस बना रहे हैं और उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और डायनेमिक एलोकेशन का हम पूरा पूरा यूज ले रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस इस दोनों में ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हमारा डीप कॉपिंग में यूज होता है, ये जो मैंने आपको बताया ऊपर वही दोबारा बात आ गई कि इट इज यूज टू डू डीप कॉपिंग, डीप कॉपिंग में यूज होता है। इट इज ए constructor with a single parameter which is the reference of the existing object of the same class। एक ही क्लास में जो हमारा पहले से ऑब्जेक्ट का नाम है उसी का हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। तो वो हमारा किस में यूज होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में, वही हमारा डीप कॉपिंग वाला इसका एग्जांपल है, ठीक है। इट इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट विद द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, पहले से कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी का हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसी की हेल्प से, तो हमारा क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा टू क्रिएट क्लोन रेप्लिका ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब एक जो हमारा पहले से ऑब्जेक्ट है उसी का हम एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। द कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग इसेंशियल प्रॉपर्टीज, कॉपी कंस्ट्रक्टर की ये सारी जरूरी प्रॉपर्टीज होती है। क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज अ सिंगल पैरामीटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंगल पैरामीटर होता है। द पैरामीटर इज द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, पैरामीटर जो होता है उसका रेफरेंस जो होता है वो सेम क्लास का होता है। द पैरामीटर मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस एंड पोस्ट बाय कन्वर्जन, मतलब कन्वेंशन, पोस्ट बाय कन्वेंशन, ठीक है। जो पैरामीटर है जो हम पास कर रहे हैं वो किसका, रेफरेंस का यूज करके होता है, मतलब कि हम एक का रेफरेंस बताते हैं। मैंने आपको रेफरेंस बताया था, और रेफरेंस ऑपरेटर भी आपको पता होगा, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब आ जाता है भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगा लो और रेड कलर भी निकाल लो भैया, ये लगा लो स्टार, ठीक है। ये क्या है, एक और स्टार, 3 स्टार, मतलब काम हो गया। देखो, दिस इज अ पॉइंटर ऑफ करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड ए मेंबर फंक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ए पॉइंटर ऑफ करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड ए मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब देखो, द दिस इज द डिफॉल्ट पॉइंटर ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट विच द मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड। देखो, दिस क्या है, एक डिफॉल्ट पॉइंटर है जो कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होती है हमारी मेंबर फंक्शन की तो कॉल्ड होता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, द दिस इज द पॉइंटर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट inside the member function। current object is the object with which the member function is called। करंट ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके साथ मेंबर फंक्शन कॉल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, दिस इज ए पॉइंटर ऑफ करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड ए मेंबर फंक्शन। और करंट ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके साथ मेंबर फंक्शन कॉल किया जाता है। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो दिस पॉइंटर भी आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है, द दिस पॉइंटर एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द मेंबर फंक्शन, और दिस पॉइंटर क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज पर्पस ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एडवांटेज क्या है और उसका पर्पस क्या है, ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द यूजर ऑफ द क्लास टू राइट एक्सप्रेशन इज मोर नेचुरल वे, मोर नेचुरल फॉर्म। तो क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नीड, क्या है उसका पर्पस, क्या है, क्यों करते हैं हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, जिससे कि हम क्या कर सके, किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी मोर नेचुरल फॉर्म में लिख सके। मोर नेचुरल फॉर्म मतलब जैसे हमारे को प्लस लिखना है तो प्लस ही लिखे हम,
हम ये ना करें कि हम कुछ ऑपरेटर बना रहे हैं और जुगाड़ लगा करके हम काम कर रहे हैं। मोर नेचुरल वे में हमने सीधा लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस और फिर हमने क्लास का नाम लिखा जो था, और ये सब हमने, जब आप क्लास बनाएंगे, आप वो बनाएंगे पूरे पूरे प्रोग्राम, तो आपको समझ में आएगा। और यदि आपने बनाए भी होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या बातें बना रहा है, क्या देख करके कुछ भी बोलता जा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो भैया फिर आप जा सकते हैं। सॉरी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में। अरे वीडियो अभी आगे है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए थी ये। ठीक है, जिन्हें समझ में आ रहा है आगे कंटिन्यू रखे। ठीक है, और व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के यूजेस क्या है, रूल्स क्या है उसके, कि कैसे करके हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। The operator overloading must match the syntax of the language. It means that unary operator can be overloaded only as unary operator, cannot be overloaded as binary operator. मतलब क्या है कि यूनरी ऑपरेटर बनाया है तो हम उसको यूनरी की तरह ही ओवरलोड करेंगे। ओवरलोडिंग जो होती है दो टाइप की होती है, यूनरी और बाइनरी। ठीक है, तो यूनरी जो है, यूनरी हो गया जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, प्लस प्लस लिखा है मैंने, ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस क्या है, ये हमारा एक ऑपरेंड आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा यूनरी। और मैंने लिखा ए प्लस बी, तो ये हमारे क्या है, दो ऑपरेंड आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी। तो इसमें ये लिखा है कि इसका पहला रूल जो है वो ये है कि जो हम यूनरी बना रहे हैं उसको यूनरी की तरह ही ओवरलोड करें, ना कि हम उसको बाइनरी की तरह कर दें। तो बाइनरी कर रहे हैं तो बाइनरी की तरह ही ओवरलोड करें, ना कि हम उसे यूनरी की तरह कर दें। तो पहला तो रूल ये हो गया इसका। वी कैन ओनली ओवरलोडेड एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, मतलब क्या है, जो पहले से ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम ओवरलोड करें। कोई हम नया ऑपरेटर इन्वेंट ना करें कि हम खुद से ज्ञानी बन रहे हैं, हम क्या है कि भैया हम कुछ भी लिख दें, हम ये लिख दें कि हमने ये बना दिया और ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। ये उर्दू में लिखा है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को उर्दू भी नहीं आती, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, वी कैन ओनली ओवरलोडेड एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, operator overloading only works for user defined class. Example, we cannot overload numeric addition operators operation by some other operators. मतलब क्या है कि यूजर डिफाइंड क्लासेस के लिए ही वर्क करता है ये नहीं है कि हमने न्यूमेरिक बना दिया कुछ भी और हमने बोला ये क्या है, ऑपरेटर हो गया, तो वो वहां काम नहीं करेगा ऑपरेटर। और फिर क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन नॉट चेंज द प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, एसोसिएटिविटी होती है, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, पूरी ट्रिक वाली डाल रखी है, आप लिखेंगे यूट्यूब में ट्रिक टू लर्न प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, तो वो आपको बाय चिराग गुप्ता लिख देना, क्योंकि यूट्यूबर में तो और भी हैं, वो आपको किसी भी वीडियो दिख सकती है, बाय चिराग गुप्ता लिख देना, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या ऑर्डर होता है क्या। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या है, फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, और ये सारे जो ऑपरेटर हैं वो ओवरलोड नहीं करे जा सकते। कौन कौन से हैं, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि जो समझने लायक है कि क्या है, क्लास मेंबरशिप ऑपरेटर की, क्लास मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको बताया डॉट, उसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते। दूसरा क्या है हमारा, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, या पॉइंटर गलत लिखा हुआ है, मेंबरशिप टू मेंबर ऑपरेटर, ये तो इसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते। और ये रेफरेंशियल ऑपरेटर, ये जो बताया था मैंने, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, इसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं हम। और ये टर्नरी ऑपरेटर, ये वाला जो कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये कंडीशन लिखते हैं फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद चेक होती है, तो ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम क्या नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते। कौन कौन से हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर, और हमारा मेंबरशिप टू मेंबर ऑपरेटर, और ये रेफरेंशियल ऑपरेटर वाला जो है पॉइंटर टू मेंबरशिप ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हुआ हमारा काम, तो हमने कमा लिया भैया बहुत बड़ा नाम। तो अब चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे, और फिर देखते हैं क्या है ये। अब ये है
what should be preferred for operator overloading function as member function as नॉन मेंबर फंक्शन, कि हमारे को क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मेंबर फंक्शन की तरह बनाना चाहिए या नॉन मेंबर फंक्शन। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेंबर फंक्शन क्या होता है, नॉन मेंबर फंक्शन क्या होता है। अब देखो, क्लास के बाहर हमने फंक्शन बनाया है तो ये हमारा हो गया नॉन मेंबर फंक्शन, मतलब कि क्लास का मेंबर नहीं है ये। क्लास के अंदर बनाया है हमने तो क्या हो गया हमारा मेंबर फंक्शन, की मतलब ये क्लास का मेंबर है। अब देखिए, अब हमने ये देखा था कि क्लास के अंदर जो हम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बताया था, कैप्सूल करना मतलब कि हमने एक ही के अंदर सारी चीज रख रखी है, डाटा को हाइड कर रखा है और क्या कर रखा है, मतलब कि हमने उसके अंदर ही फंक्शन भी बना रखे हैं और हमने डाटा टाइप भी बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, तो इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, इसके अंदर ये फैसिलिटी बन रही है। तो ये फैसिलिटी मिल रही है तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, मेंबर फंक्शन बनाना प्रेफर करते हैं, ना कि नॉन मेंबर फंक्शन बनाना प्रेफर करते हैं। ये वाला यही सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो आप समझिए। नहीं समझ में आता तो आप मेरे से व्हाट्सएप कीजिए 9654808198, और हम करेंगे आपका क्वेश्चन पूछने के लिए वेट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। A conversion constructor is a single parameter constructor। ये कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका सिंगल पैरामीटर होता है कंस्ट्रक्टर का। द कंपाइलर यूजेस conversion constructor to automatically converts object from the type of the parameter to the type of कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर क्लास। एक टाइप के ऑब्जेक्ट से दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे को हेल्प करता है वो होता है कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर, और इसका सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मेंबर कन्वर्जन फंक्शन और कन्वर्जन ऑपरेटर। ये क्या होता है, इट इज मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, ये क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, और ये कोल्ड होता है कन्वर्जन फंक्शन ऑटोमेटिकली जब हमारे को कन्वर्ट करना हो एक टाइप से दूसरे टाइप में, ठीक है। और ये फंक्शन जो होता है उसका नेम होता है रिजर्व्ड वर्ड होता है क्या, ऑपरेटर फॉलोड बाय टारगेट क्लास, मतलब कि जो हमारी टारगेट क्लास है वो उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। ऑपरेटर और टारगेट क्लास उसका नाम लिखा गया, ये ऑपरेटर हमारा हो गया मेंबर फंक्शन। जैसे ये लिखा है इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप तो हमारा देखो, हमने ओवरलोडिंग देखी थी उसका भी रिटर्न टाइप नहीं था, हमने कंस्ट्रक्टर देखा वो भी रिटर्न टाइप नहीं था, हमने डिस्ट्रक्टर देखा उसका भी रिटर्न टाइप नहीं था, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मेंबर कन्वर्जन फंक्शन, इसका भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो ये आपको पीछे का भी रीजन हो गया और यहाँ पर भी समझ में आया होगा। बट बट द फंक्शन रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द टारगेट क्लास, मगर टारगेट क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिटर्न करती है। रिटर्न मतलब कि जो हमारी टारगेट क्लास है, मान लो हमने लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर और हमने क्लास लिखी है टाइम, के की क्लास लिए, और ये हमारा ये फंक्शन है। तो अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाई टी1, तो रिटर्न करेगा वो लास्ट में क्या, टी1, मतलब वो जो हमारी टारगेट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न करता है, ठीक है। इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस, कितने टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस में। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरेरिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये सारे हमारे इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट करता है इसमें सी प्लस प्लस में। कौन कौन से, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरेरिकल और हाइब्रिड। अब सिंगल, सिंगल बस एक लिख दिया हमने और बना दिया तो बस क्या है वो हो गया हमारा सिंगल। अब देखो, in single inheritance a class derived from only base क्लास ओनली, मतलब बस हमने बेस क्लास बनाई है, एक बेस बना दी, मतलब कि क्या है, आपके फादर है, बस मतलब आप हो, बस बस आप हो, आपका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए हमारे सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज ओनली अ वन सब क्लास दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वन सुपर क्लास, ठीक है। अब क्या है, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टीपल आपको पता चल रहा है, मल्टीपल मतलब एक से, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो गया। और मल्टी लेवल मतलब एक से ज्यादा लेवल हो गई उसकी, मतलब लेवल एक नहीं है, एक से ज्यादा लेवल है उसकी, तो वो आ गया मल्टी लेवल। अब भैया मैंने बनाई एक क्लास ए, क्लास ए बनाई, फिर मैंने क्या बनाई, यहाँ पर ये क्लास बंद होने के बाद क्लास बी बनाई, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्लास सी बनाई,
और उसमें क्या करा, क्लास पब्लिकली इनहेरिट करा, जिसे क्लास ए को और क्लास बी को, दोनों को इनहेरिट करा, तो फिर ये क्या हो गया हमारा क्या मल्टीपल होगा, ये मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, एक से ज्यादा। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास ड्राइव्स फ्रॉम मोर देन वन क्लास, एक से ज्यादा क्लास को ड्राइव कर रहा है वो। ठीक है, मल्टी लेवल मतलब ये लेवल चल रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लेवल चलती आ रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास ड्राइव हो रही है, दूसरी से तीसरी हो रही है, ये चलता जा रहा है। तो ये किसमें आ गया हमारा, मल्टी लेवल में। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया हमारा, वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये है। हेरेरिकल देखते, हाइब्रिड में बता देता हूँ पहले, हाइब्रिड क्या हो गया कि जिसमें हमारा मल्टीपल भी हो रहा है और मल्टी लेवल भी हो रहा है, दोनों मिक्स हो गए, तो हमारा किस में आ जाता है, वो हाइब्रिड के केस में आ जाता है। ठीक है। और हेरेरिकल इनहेरिटेंस क्या हो गया, हेरेरिकल इनहेरिटेंस मोर देन वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, जैसे कि ट्री में होता है, एक से हमारी क्या है, कितनी ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, तो एक से ज्यादा क्लास निकल रही है, तो ये भी हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया हेरेरिकल में। आई होप कि आपको सब समझ में आई होगी सारी जो भी मैंने आपको बताया। अब क्या है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस ये होता है, when the class when the object of a derived class is installed, initiated, following is the sequence, the space for member data of the object is allocated, जो मेंबर डाटा है उसके लिए स्पेस एलोकेट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, स्पेस एलोकेट होता है मेंबर डाटा के लिए, मतलब मेंबर डाटा जैसे मैंने इंट एक्स वाई जेड लिखा, तो इनके लिए क्या होगा, स्पेस एलोकेट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड, डिराइव्ड क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, बट बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड, मगर उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज कॉल्ड एंड इट्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पेस एलोकेट हो रहा है, सबसे पहले स्पेस एलोकेट हो रहा है। ठीक है, किसके लिए, डाटा के लिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमारा काम हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है ड्राइव्ड क्लास का, मगर उसकी क्या है, उसकी जो हमारी बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है बेस क्लास का, बेस क्लास का, और उसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा जो ड्राइव्ड का कंस्ट्रक्टर था उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ये सारे इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप समझेंगे, ऐसे मैंने आपको और अच्छे वे में बता दिया। और ऐसी डिस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, व्हेन द स्कोप ऑफ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट गोज आउट, जब स्कोप खत्म हो जाता है क्लास का, तो हमारा डिस्ट्रक्टर का मैटर आता है, वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड इज कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, डिस्ट्रक्टर ड्राइव्ड का कोल्ड होता है और एग्जीक्यूट होता है। और इसमें क्या हो रहा था, हमारा कंस्ट्रक्टर ड्राइव्ड का कोल्ड हो रहा था मगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बेस क्लास का हमारा कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हुआ था और एग्जीक्यूट भी हुआ था। फिर उसके बाद ड्राइव्ड का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हुआ था। इसमें ड्राइव्ड का जो हमारा ड्राइव्ड का डिस्ट्रक्टर है वो कोल्ड भी हो रहा है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है साथ ही। फिर क्या है, फिर हमारा बेस का एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा कोल्ड हो रहा है, दोनों साथ ही साथ हो रहा है काम। ठीक है, तो उसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट हो रही है। स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट इज रिलीज, और जो स्पेस है ऑब्जेक्ट के लिए वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बाय चेंजिंग सिग्नेचर, चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये फंक्शन ओवरलोडिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, कि हमने क्लास का क्या करा, नाम चेंज करा, क्लास का नाम चेंज नहीं करा, मगर हमने क्या करा, उसके फंक्शन को यूज करा, क्या किससे यूज करा, पैरामीटर चेंज कर दिया उसके, और हमने उसके उसका वो चेंज कर दिया, पैरामीटर चेंज कर दिए और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए। मगर हमने ये भी पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग में कि हम उसमें क्या नहीं करते, हम उसमें
सिग्नेचर को चेंज नहीं करते, मतलब हम उसका क्या किसको चेंज नहीं करते, हम उसके रिटर्न टाइप को चेंज नहीं करते, क्योंकि हम रिटर्न टाइप को चेंज करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम मान लो पैरामीटर और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये सब सेम रख रहे हैं और हम उसका रिटर्न टाइप खाली चेंज कर रहे हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, सिंटैक्स एरर आ जाती है। ये हमने ऊपर देखा है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग नाम से याद समझ में आ रहा है, ओवर कर देना किसी चीज को। इट इज द redefinition of base class function in its derived class with same signature, return type and parameter. It exists only in the case of inheritance. It is achieved at run time. मतलब इनहेरिटेंस में जो हम करते हैं, अब मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग में बताया कि एक ही क्लास में हम एक फंक्शन से एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन बना रहे हैं, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप, उसका रिटर्न टाइप में ना देखते हुए हम उसके पैरामीटर और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, बना देते हैं। ऐसी ओवर राइडिंग होता है। ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ओवर राइडिंग में क्या होता है, एक क्लास का जो हमारा प्रोटोटाइप है दूसरी क्लास में हम सेम बना रहे हैं विथ सेम नेम। ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ओवर राइडिंग। और ये हमारा किस में यूज होता है, इनहेरिटेंस में, क्योंकि आपको पता है इनहेरिटेंस में हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में हम यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी कंटेनरशिप। कंटेनरशिप और कंपोजिशन, ये क्या होता है इसे भी हम समझते हैं। अब भैया कंटेनरशिप में क्या होता है, कंटेनरशिप में ये होता है, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी। दो क्लासेस है ए और बी। अब इनहेरिटेंस की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे एक क्लास के फीचर दूसरे में। मगर अब हम इनहेरिटेंस का यूज ना करें तो आती है हमारे पास कंटेनर। क्लास बी कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। क्लास बी में क्लास ए का ऑब्जेक्ट है एज ए डाटा मेंबर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंटेनरशिप। कंटेनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप और इट्स पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। मतलब ये रिलेशनशिप निभाता है, मतलब एक दूसरे में रिश्तेदारी निभाता है, जैसे कि हमारा इनहेरिटेंस में काम होता है, एज इट इज यही काम करता है हमारा कंटेनरशिप। मगर कंटेनरशिप का हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास इनहेरिटेंस का यूज पहले से होता है, इनहेरिटेंस से हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्या, अब क्या आ गया हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या है, एक क्लास है जिसे हमारे को इनिशिएट नहीं करवाना, मतलब उसकी हमारे को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी। ऑब्जेक्ट आर नॉट टू बी क्रिएटेड। सच क्लास इज कॉल्ड एज बेस क्लास और क्रिएटिंग पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। उस क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जिसकी हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, जिसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई यूज नहीं है, जिसकी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। और जिसकी ऑब्जेक्ट बन सकती है, जिसकी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास जिसकी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसकी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अब आगे चलने में कोई भी दो राय नहीं है। अब क्या है, कैन अ पॉइंटर वन क्लास पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। क्या एक पॉइंट का, एक क्लास का पॉइंटर दूसरी क्लास की ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? अब देखिए, नॉर्मली अ पॉइंटर ऑफ ए क्लास कैन ओनली पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। नॉर्मली जो हम देखते हैं, जो पॉइंटर है वो अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, मगर इट कैन नॉट पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। मगर वो दूसरे क्लास की ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। हाउएवर द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास कैन पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास। और क्या है कि एक ऑब्जेक्ट किसका, बेस क्लास का ड्राइव्ड क्लास को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर्स दैट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। जो मेंबर है बेस क्लास के उसको एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आ जाता है हमारे पास। अब ये क्या है, ये 49 क्वेश्चन नंबर है और 48 दलावा है, तो बाय मिस्टेक हो गई है, गलती माफ करिएगा। अब क्या है, व्हाट इज बाइंडिंग। अब बाइंडिंग क्या है और उसके टाइप क्या है। बाइंडिंग मीन्स दैट द मैच एंड द कॉल विद द राइट फंक्शन डेफिनेशन बाय द कंपाइलर। अब कंपाइलर ने बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या आ रही है, मतलब कि हम मैच, मैच चेक कर रहे हैं कि कब हमारी मैच चेक हो रही है, मतलब कि मैच हो रहा है फंक्शन, कौन सा इसका फंक्शन कॉल होना है, कौन सी डेफिनेशन है उसकी, तो ये सब मैचिंग में आ जाता है हमारा। तो
इट टेक प्लेस आइदर एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम में दोनों टाइम पे होती है। ये दो तरीके की बाइंडिंग होती है हमारी, कौन सी, स्टैटिक बाइंडिंग, और दूसरी हमारी कौन सी आती है, डायनेमिक बाइंडिंग। ये लिखा है डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, मतलब और दूसरा नाम होता है इसका अर्ली बाइंडिंग, और लिंक टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं इसे। स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, लिंक टाइम बाइंडिंग। if binding of the class definition with the class call to the फंक्शन इज फिक्स्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब पहले से हमारे को पता है कि हमारे को क्या काम करना है, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये हमारे को पहले से पता है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, स्टैटिक बाइंडिंग। इट इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग किसे बोलेंगे, इसका नाम दूसरा होता है लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। if binding of the function definition with the call of to the function is fixed ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे को पता चला कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, तो वो हमारा किस में आ गया, लेट बाइंडिंग में या डायनेमिक बाइंडिंग में, ये सब बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो अब क्या है, द डिफॉल्ट बाइंडिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार इज ऑल अर्ली बाइंडिंग। जो हमने अभी तक पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है हमने, डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट आती है वो कौन सी हमने पढ़ी है, अर्ली बाइंडिंग, या फिर कौन सी बोल सकते हैं हम, स्टैटिक बाइंडिंग। बिफोर एग्जीक्यूशन ओनली टाइप इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, हमारे को टाइप पता होता है और हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन होती है किसकी, बस कि हमारा टाइप कौन सा है। टाइप मतलब कि इंटीजर है या फ्लोट है, ये हमारे को पहले से पता होता है बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले डायनेमिक बाइंडिंग में। ठीक है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान क्या पता चलता है हमारे को, टाइप पता चलता है, उसके कंटेंट्स मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, दोनों चीजें पता चल जाती है। ठीक है, हैंस स्टैटिक बाइंडिंग इज बेस्ड ऑन टाइप। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, किसके बेस पे होती है, टाइप के बेस पे। टाइप के बेस पे मतलब कि टाइप पता चल जाता है हमारे को, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है क्या नहीं है। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग किसके बेस पे होती है, बेस्ड होती है वो किसके, हमारे कंटेंट्स के, और इसमें एंड हम वो भी लिख सकते हैं क्या, टाइप, कि इसमें डायनेमिक बाइंडिंग में दोनों आ जाती है। फॉर लेट बाइंडिंग ऑफ ए फंक्शन वी नीड टू पुट रिजर्व वर्ड वर्चुअल। लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग के लिए हमारे को वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, किसमें, प्रोटोटाइप से पहले। बिफोर मतलब पहले, प्रोटोटाइप से पहले हमारे को वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब क्या है भैया, व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है और उसकी नीड क्या है। Sometimes the implementation of all function cannot be provided in a base class because we do not know the implementation, such as class is called abstract class। अब जिसकी कहते हैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसे क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो अब जब जिसके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते मगर हम क्या करना चाहते हैं, उसे क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं, और हम उसको क्या बना करके पहले से रख लेते हैं, और बाद में जब भी हमारे को यूज कर पड़ता है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यही सारा कुछ इसमें है। ठीक है, आप नहीं समझ में आए तो आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं विद असाइनमेंट जीरो। जीरो इक्वल टू हम कर देते हैं, जीरो इक्वल टू जीरो से हम इसे क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन फैसिलिटेज अस टू डिफाइंड अ क्लास कंप्लीटली इवन इट्स बिहेवियर इज नॉट नोन। मतलब हमारे को क्लास का बिहेवियर नहीं पता, फिर भी हम उसे क्या करते हैं, बना देते हैं। मतलब हमारे को पता नहीं है उसमें क्या होने वाला है, मगर फिर भी हम उसे बना देते हैं। तो वो किसका किससे फीचर आता है, वो हमारा आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन से। तो ये इसके एडवांटेज में आ गया। ठीक है, एक क्लास कंटेनिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन बी इनिशिएटेड, मतलब कैन नॉट बी इनिशिएटेड, मतलब उसका इंस्टेंशिएटेड, मतलब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट का हमारा दूसरा नाम ये होता है। तो हम कि जो हमारी प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। अब उसके बाद आ जाता है व्हाट इज एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, अब एक्सेप्शन ये है हमारा 51 क्वेश्चन है या 50 है, ये 51 क्वेश्चन है। नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, नंबरिंग से कोई मैटर नहीं करता, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आर रन टाइम एनोमलीज और एबनॉर्मल कंडीशन दैट प्रोग्राम इनकाउंटर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब
प्रोग्राम में कोई भी हमारी क्या हो रही है, कुछ भी रन टाइम में एनोमलीज हो रही है, नॉर्मल बिहेवियर कुछ भी दिखा रहा है वो, कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो वो जो भी हमारी रन टाइम में आ रही है वो किस में आ जाता है, हमारा एक्सेप्शन। कि मतलब ये हम इसे एरर नहीं बोल सकते, एरर नहीं बोल सकते, ये है एक्सेप्शन। मतलब जो चीज होनी होनी है। जैसे कि ये दो टाइप के होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन सी? सिंक्रोनिम्स और क्या, एसिंक्रोनिम्स। सिंक्रोनस क्या हो गया? सिंक्रोनस सच एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइडेड बाय जीरो। हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, अब जीरो से डिवाइड करेंगे तो भैया गड़बड़ होगी होगी, तो ये कौन सा हो गया हमारा? किसमें आ गया? एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा वो प्रोग्राम जो भी है। और एसिंक्रोनस क्या है? कि एक्सेप्शन विच आर बियॉन्ड द प्रोग्रामर कंट्रोल, मतलब प्रोग्रामर के कंट्रोल से बाहर है, मतलब जो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि जो डिस्प्ले है वो हमारी फेल कर जाए, डिस्क फेलियर, डिस्क जो है हमारा वो फेल कर जाए, कीबोर्ड इंटरप्ट, कीबोर्ड में किसी ने कुछ प्रेस कर दिया, मान लो मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने कुछ प्रेस कर दिया और हमारे क्या है, विंडो उड़ गई और ये वीडियो बंद हो गई, तो ये उसमें आ गया है सिंक्रोनस। ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब कि हमने कुछ ही खुद ही उल्टा काम कर दिया, जैसे कहते हैं डिवाइडेड बाय जीरो, डिवाइडेड बाय जीरो कर रहे हैं तो उसमें एरर आएगी आएगी। एरर नहीं बोल सकते, मैंने क्या बोलता है, एरर नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन आएगी आएगी। ठीक है, रन टाइम में अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा वो। और एसिंक्रोनस मतलब कि जो प्रोग्रामर के कंट्रोल से ही बाहर है, कि भैया बाहर से इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नली कुछ हमारे से हो चुका, गड़बड़ हो चुकी, उसके वजह से इंटरप्ट आ रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या है? इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एक्सेप्शन आर हैंडल्ड in static member, that is the designer fixes the action and no flexibility left for the user। मतलब क्या है, डिजाइनर जो है, जो भी प्रोग्राम बनाता है, वो क्या करता है कि फिक्स कर देता है कि भैया ये काम है, और जैसे तुम ये एंटर करोगे तो मतलब बस डिजाइनर जो भी यूजर है उसके पास क्या आता है, लिखा हुआ आता है कि एंटर टू नंबर्स, और एंटर करते हैं, और जो जैसे जैसे वो दिखाता रहता है वैसे वैसे हम काम करते रहते हैं और हमारा काम हो जाता है, नॉर्मली ये होता है। मगर फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या आ गया? एक्सेप्शन हैंडलिंग का यही काम है, जो डिजाइनर है वो डिस्प्ले करता है कि हमारा जो काम है वो बेसिकली पहले वो कर देता है जो उसके लिए करने के लिए होता है, मगर जो भी एडिशनल उसको करना है, प्रोग्रामर को जो भी यूजर को यूज करना है वो उसमें ऐड कर सकता है अपने हिसाब से, और उसमें जो भी करना है वो कर सकता है, ये फीचर वो उसके लिए छोड़ देता है। डिजाइनर डिस्प्लेस एन एरर मैसेज एंड टर्मिनेट्स द प्रोसेस, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, exceptional handling modifies this approach, the handler of error is delayed, the user is informed about the exception, यूजर को इन्फॉर्म करा जाता है एक्सेप्शन के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में। ये जवान थोड़ी लड़खड़ा गई तो उसके लिए ना घबराएं, छोड़ के कहीं मत जाए और अपना फोकस इसी में बैठाएं। ठीक है, he is free to take the action to handle these exception, और जो एक्सेप्शन है वो उसके लिए फ्री हो जाता है कि उसे हैंडल कर सके। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक्सेप्शन आती है वो शो हो जाता है और अपना काम खत्म हो जाता है। मगर अब क्या है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारा फीचर देता है कि यूजर को एक्सेप्शन दिखेगी और वो उसे सही भी कर सकता है, वो उसके हाथ में है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है भैया? एडवांटेज तो समझ में आ गया, जब जिस चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज तो वहां पर होता ही होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है? द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड्स पॉल्यूट्स द कोड ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का लॉजिक है उसका क्या करता है, कोड को पॉल्यूट करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेसिक कंस्ट्रक्ट क्या है? तीन कंस्ट्रक्ट है, ट्राई, कैच और थ्रो। ट्राई कैच थ्रो, ये एक हमारा बैट बॉल की तरह है, ट्राई करा, कैच करा और थ्रो करा, ये उसकी तरह है। हमारा तीन कंस्ट्रक्ट आते हैं इसमें। कौन सा? द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ड अपॉन थ्री कीवर्ड्स, ट्राई, कैच, थ्रो। ट्राई, कैच, थ्रो। ट्राई मतलब ट्राई करा सिंपली, थ्रो मतलब हमने एक्सेप्शन को थ्रो करा। ए प्रोग्रामर थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रोग्राम problem shows up, this is done using a throw कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड से यूज होता है ये। कैच, कैच क्या है? ये प्रोग्रामर कैचेज एन एक्सेप्शन, प्रोग्राम ने एक्सेप्शन को कैच करा,
with an exceptional handler at the place in program where you want to handle the program. प्रॉब्लम जो है उसे क्या कर रहे हैं, हम हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। द कैच कीवर्ड्स इंडिकेट्स द कैचिंग ऑफ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को कैच करने का जो वो है वो क्या बताता है, हमारा कैच हैंडलर। ट्राई, अब ट्राई क्या है, ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच पर्टिकुलर इन एग्जीक्यूशन विल बी एक्टिवेटेड। एक्सेप्शन जो है वो कहाँ पर है, पर्टिकुलर क्या है, वो ये पता लगाता है हमारा ट्राई ब्लॉक। इट फॉलोड बाय वन और मोर कैचेस ब्लॉक्स। मतलब क्या है, ये एक या एक से ज्यादा कैचेस ब्लॉक में क्या करता है, होते हुए गुजरता है, और वो ट्राई करता है सब में, मगर जौन से में उसका मैच हो जाता है उसी में उसको क्या कर देता है, उसको आगे भेजता है और हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा आ गया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन कैच ब्लॉक सीक्वेंस। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारा इनहेरिटेंस में कैच ब्लॉक सीक्वेंस का। द कैच हैंडलर ऑफ ड्राइव्ड क्लास मस्ट बी प्रायर टू द कैच हैंडलर ऑफ बेस क्लास, अदरवाइज द ड्राइव्ड क्लास कैच हैंडलर विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कैच हैंडलर जो है वो ड्राइव्ड क्लास का, वो क्या करना चाहिए, बेस क्लास के कैच हैंडलर से मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर जो ड्राइव्ड क्लास का कैच हैंडलर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। यदि ट्राई में से हमने फेंका जो एक्सेप्शन है और वो कैच में जाकर के चेक होगा, कैच में चेक नहीं हो पाया तो भैया नहीं हो पाया, तो एग्जीक्यूट कहाँ से हो जाएगा, जब तक मैच नहीं होगा जब तक एग्जीक्यूट कैसे हो जाएगा, तो मैच होना वो जरूरी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही था, मैंने आपको पूरा अच्छे से बेसिक से बताया, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था, और हम ये 54 नहीं 55 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ पर नंबरिंग भी नहीं दी थी, ये वाला ही क्वेश्चन था, ये वाला 50 के बाद कौन सा था हमारा 51 आ गया था, ये 50 बीच में से गायब हो गया था, तो ये हम टोटल 55 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो गाइज आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको 2 बार नंबर दे चुका हूँ, तीसरी बार और दे देता हूँ, 9654808198। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करें और अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है गाइज।